आ जाइए फटाफट। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे बायो प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं उसके प्रक्रम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारे बायोटेक्नोलॉजी। चलते हैं इस टॉपिक को चर्चा करते हैं और इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। इसका सिंपल सा अर्थ आपको समझना है, कुछ ही नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं कि मानव के जितने भी क्रियाकलाप है, यानी कि मानव को एक ऐसा फ़ायदा पहुंचाना है। और फ़ायदा कैसे पहुंचेगा कि जीनों की संरचना में परिवर्तन करना है। यानी कि आपने जीनों की संरचना में परिवर्तन कर दिया है तो आपके वह क्रिया क्या कहलाती है, वह क्रिया आपके कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको किसी भी जीनों की संरचना या डीएनए में परिवर्तन करके उसे मानव के लिए उपयोगी बनाना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। और वही इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का हम अलग अलग शाखाओं में क्या करते हैं बच्चों, उपयोग करते हैं। अलग अलग शाखाओं में उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक छोटा सा एरिया नहीं है, एक पूरी की पूरी ब्रांच है जिसके द्वारा हम कई भागों में उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है मानव के लिए कल्याण का कार्य किया जाता है। और मानव के लिए मैंने अभी बोला है कि किसी भी भाग में जीनों की संख्या में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, खंडों में डीएनए की संरचना में परिवर्तन करके उसे मानव के लिए उपयोगी बनाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। देखिए कि मानव में जैव प्रौद्योगिकी की अपने आप में एक शुद्ध विज्ञान नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान की, कोशिका विज्ञान, ये सब इसकी ब्रांचें हैं। आणविक जैविक, सूक्ष्म जैविक, अनुवांशिकी तथा जैव रसायन, अभियांत्रिकी, उद्योग एवं अर्थशास्त्र क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास है। यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका सभी शाखाओं, सभी जगह क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और सभी का एक साथ जब उपयोग किया जाता है तो वह सम्मिलित संयुक्त प्रयास ही क्या कहलाता है, आपके बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये तो हमने इसकी परिभाषा देखी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आगे बात करते हैं कि सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो जैव तकनीकी साधनों का औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाने की विज्ञान की अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि आपने देखा है कि जो जीनों की संरचना, जीनों की संख्या, डीएनए में संरचना में परिवर्तन, ये सब कहाँ किए गए हैं, यह औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाते हैं इनके। जैसे सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ मैं, डबल रोटी का निर्माण करना। डबल रोटी एक उद्योग है बनाने का, और यह भी किसके द्वारा किया गया, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। सबसे पहले बियर का निर्माण किया गया, जब मानव का विकास हुआ था तो तभी ही वहाँ पे बियर का निर्माण कर दिया गया था। तो ये अभी से नहीं है बायोटेक्नोलॉजी, ये परंपरागत है। हम इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, अत्यंत सरल शब्दों में जैव तकनीकी जैविक साधनों के औद्योगिक अनुप्रयोग किए जाने की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यानी कि उद्योगों में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और दूसरे शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि मानव जीवन के प्रत्येक स्तर के लिए, यानी कि मानव के विकास के लिए, मानव को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी योजनाबद्ध तरीके से इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। यानी मानव के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करना। कैसे उपयोग करना, जीनों की संरचना और संख्या में परिवर्तन करके उपयोग करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके कई संगठन हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्या है बच्चों, कई संगठन है, यानी कि अलग अलग संस्थाएं। कोई आर्थिक लाभ देती है, कोई सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है, कई रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो सभी के आधार पर अलग अलग है। जैसे देख लो, आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन, यानी कि अब इसके अनुसार जो प्रौद्योगिकी विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर जैविक कारकों से उपयोगी उत्पाद एवं सेवा प्राप्त करने का विज्ञान है। यानी कि आपको जीवों से अच्छे जैविक उत्पाद प्राप्त करना है, यानी कि उनसे उपलब्ध आवश्यक पदार्थ प्राप्त करना है जिससे मानव के लिए वो उपयोगी होंगे और उसका विकास होगा। और यही विकास क्या कहलाता है, आर्थिक सहकारिता एवं विकास संगठन कहलाता है। अगर इसमें आपने सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर लिया, सूक्ष्म जीवों के द्वारा मानव के लिए उपयोगी वस्तुएं बना ली, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अगर आपने मानव के लिए उपयोगी वस्तुएं बना ली तो वह कहलाता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EFB, यानी कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि इसमें किसके द्वारा, सूक्ष्म जीवों एवं अभियांत्रिकी के ज्ञान के द्वारा अन्योन्य क्रिया करके सूक्ष्म जीवों और संवर्धित करके, यानी कि आपने सूक्ष्म जीवियों के द्वारा
जैसे आपने डबल रोटी है, किण्वन क्रिया की, किण्वन क्रिया फ्रेगमेंटेशन किया, उसमें किसका यूज़ किया? सूक्ष्म जीवियों का। और सूक्ष्म जीवियों के द्वारा उनका ऊतक संवर्धन करके और महत्वपूर्ण वस्तुएं कोशिकाओं यानी उनकी कोशिकांगों का लाभ उठाने के विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि रसायन का उपयोग करेंगे तो केमिकल वाला हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करेंगे तो यूरोपियन वाला हो जाएगा, और आर्थिक रूप से सहायक होंगे तो ये आर्थिक हो जाएगा। जैसे कि आपके दे रखा है, तीसरा नंबर है इंटरनेशनल, ये पूरा नाम है IUPAC का, IUPAC जैसे दे रखा है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये किसका नाम है? IUPAC का पूरा नाम होता है। और इसमें किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक अभियांत्रिकी के अनुप्रयोग के द्वारा। देखो बच्चों, ये शॉर्ट टर्म है, नाम से याद रखना है। रासायनिक अनुप्रयोग क्या करेंगे तो वह कौन सा कहलाएगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाएगा। और यदि इसके द्वारा करेंगे, यदि आप बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा करेंगे, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो वो कहलाएगा यूरोपियन फेडरेशन। और यदि आर्थिक संगठन मजबूत करने के लिए करेंगे, विकास के लिए करेंगे, तो वो कौन सा कहलाएगा? आर्थिक सहायता कंपाउंड कहलाता है। तो ये 3 प्रकार का हो गया, इंटरनेशनल यूनियन हो गया। आगे ये तो इसके आधार है कि किस आधार पर आपने बायोटेक्नोलॉजी जीव प्रौद्योगिकी में उपयोग किया है, तो उसी के आधार पर हमने ये बात की है। आगे बात करते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी जीव प्रौद्योगिकी में चर्चा तो करते हैं बच्चों, लेकिन जीव प्रौद्योगिकी में चर्चा करते वक्त हम निवेश किसका कर रहे हैं और उत्पाद के रूप में हमें कौन सा प्राप्त हो रहा है, तो इन सभी का निवेश के रूप में उपयोग किया जाता है। ये एक एक ब्रांचेज हो गई अपनी अपनी। जैसे बायोटेक्नोलॉजी की एक हो गई माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी, आणविक और सेल डिवीजन हो गया, मॉलिक्यूल सेल डिवीजन हो गया, इम्यूनिटी टेक्नोलॉजी हो गई, जेनेटिक्स हो गई, फिजियोलॉजी हो गई और बायोकेमिस्ट्री हो गई। तो ये सारी रसायनों के द्वारा इनका निर्माण करके ये सारे हमें, जैसे ये किण्वन देखो, किण्वन के द्वारा बनाई गई थी ना डबल रोटी, किण्वन के द्वारा क्या बनाई गई थी? डबल रोटी बनाई गई थी, है ना। तो ये किण्वन फ्रेगमेंटेशन, तो ये उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है हमें। तो ये सारे जो है पादप जंतु का कोशिका का संवर्धन करके भी आप उत्पाद के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, आप खाद्य प्रौद्योगिकी के द्वारा भी कर सकते हैं, और आप पर्यावरण प्रौद्योगिकी के द्वारा भी कर सकते हैं, जैव अणु बायोमोलिक्यूल के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि सभी का उपयोग आप बायोटेक्नोलॉजी में आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की अगर सिंपल सी फंडामेंटल बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया किसने, तो कॉल एरेकी नामक का एक वैज्ञानिक था जिसने कौन सा शब्द प्रतिपादित किया गया? बायोटेक्नोलॉजी जीव प्रौद्योगिकी प्रतिपादित किया। और कब किया? 1917 में, और सुअरों के उत्पाद के लिए किया गया। तो सुअरों के उत्पाद के लिए 1917 में बायोटेक्नोलॉजी का शब्द का उपयोग किसने किया? कॉल एरेकी नामक वैज्ञानिक ने किया। और ये देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बेबीलोनिया के निवासियों ने, किसके निवासियों ने? बेबीलोनिया के जो निवासी थे बच्चों, उन्होंने 6000 वर्ष पूर्व ही बायोटेक्नोलॉजी जीव प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लिया था। वो डेवलपमेंट नहीं हुआ था। और वो करके आपने देख लो कि उसने बियर का उपयोग निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? बियर का निर्माण किया। और उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा और डबल रोटी का निर्माण हो गया। तो ये पहले हो गया था, इसलिए इन्हें कौन से जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं? इन्हें परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग पहले ही कर लिया गया था जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था। तो आप देखिए कि मानव सभ्यता के आरंभ के समय ही किसका उपयोग कर लिया गया था? इसका उपयोग कर लिया गया था। तो इसे परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, क्योंकि यह पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे विकास होने के साथ साथ कौन सी मॉडर्न जैव आपके कौन सी आ गई? मॉडर्न जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण हो गया, क्योंकि धीरे धीरे बहुत डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, जीनों में फेरबदल होने लगी और मॉडर्न जैव बायोटेक्नोलॉजी का निर्मित हो गई। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए किस में किया जाता है, तो वह मेडिकल जो होता है डिपार्टमेंट, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा अन्य कई क्षेत्र है, जैसे चिकित्सा, उद्योग, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी इसका कहीं उपयोग किया गया है, क्योंकि मानव के लिए उपयोगी ये हो रही है। तो इसे 21वीं शताब्दी में एक क्रांति का रूप धारण कर लिया है और इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी आगे की ओर विकसित होती जा रही है। ये तो इसका हमने किसका पढ़ा? इंट्रोडक्शन। भारत में क्या योगदान है जैव प्रौद्योगिकी का?
अगर हम भारत में बात करें तो भारत में बायोटेक्नोलॉजी लगभग 1982 में स्टार्ट की गई थी। तब जाके इसका नाम तो पहले क्या रखा गया, पहले नाम लिखा गया था इसका राष्ट्रीय प्रौद्योगिक नियम, यानी कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी निगम बनाया गया और इस निगम के द्वारा इसी पर बायोटेक्नोलॉजी पर कार्य किए गए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया धीरे धीरे इसका पर्टिकुलर खुद का एक विभाग हो गया जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाने लगा और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी निगम से रखकर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में रूपांतरित कर दिया गया। और इसका कंट्रोल मैंने पहले बोला केंद्र सरकार द्वारा मंत्रालय के द्वारा होता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे विकसित निर्मित उत्पाद प्राप्त होने लगे तो सभी लोग इस पे कार्य करने लगे। तो हमारे भारत में इसकी कई संस्था है, कोई स्वयं संस्था है, कोई प्राइवेट संस्था है और कई प्रकार की ये है जो अलग अलग अन्य देशों में भी विद्यमान है। जैसे हमने देखे ये स्वायत्त संस्था है, तो लगभग हमारे यहाँ भारत में कितनी स्वायत्त संस्था है, लगभग 7 स्वायत्त संस्था है। नई दिल्ली में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, मानेसर में है, नई दिल्ली, इम्फाल और भुवनेश्वर में। ये 7 संस्थाएं हैं जो अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के अलग अलग भागों पर कार्य करती है। जैसे कि ये डीएनए फिंगरप्रिंट का निर्माण करती है, ये कोशिका विज्ञान पे कार्य करती है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने पर कार्य करती है, ये पादप के जीनोम की क्रिया पर कार्य करती है, यह मेंटल अनुसंधान करती है और ये निरंतर विकास किसके लिए जैव संसाधन किस किस का उपयोग किया जाएगा उसमें काम करती है और ये जीव विज्ञान के ऊपर कार्य करती है। तो ये 7 संस्थाएं हैं जो अलग अलग अपने रूप में स्वायत्त संस्थाएं हैं जो भारत में हमारे यहाँ उपलब्ध है। आगे अगर हम बढ़ें तो इसके अलावा कुछ और अन्य केंद्र के निम्नलिखित संस्थाएं भी है जो इस पे बायोटेक्नोलॉजी पर कई जैविक क्रियाएं करती है, यानी कि जनन द्रव्य संग्रह करना, यानी कि नए नए पादपों के निर्माण के लिए नई नई क्रियाएं करना। कई संस्थाएं हमारे यहाँ कार्य भी कर रही है। जैसे कि पहले है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की IARI, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह सबसे मेन संस्था है जो नई दिल्ली में स्थित है और बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा कार्य किए जाते हैं पादप प्लांट ब्रीडिंग वगैरह में, तो वो किसके द्वारा किए जाते हैं, IARI के द्वारा किए जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए एम्स है जो अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था है, ये भी दिल्ली में है। और कई कार्य करने के लिए जैसे भाभा अनुसंधान केंद्र है और विज्ञान केंद्र है, ये कई संस्थाएं हैं जो कि हमारे यहाँ बायोटेक्नोलॉजी पे कार्यरत है और यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पे कार्य करती है। आगे बढ़ प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, ये तो हमने परिचय पढ़ा कि वास्तव में ये क्या है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, ये एक सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करती है और इसके सिद्धांत कैसे हैं। तो मेन सिद्धांत कुछ भी याद नहीं रखना, आपको सिंपल सा याद रखना है कि इसका मेन सिद्धांत है रिकॉम्बिनेट डीएनए और इसको हिंदी में बोलते हैं कि पुनर्योगत डीएनए का निर्माण करना। पुनर्योगत डीएनए का निर्माण करना, देखो ये पुनर्योगत डीएनए का बनाने के लिए जीन का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। यानी कि आपको इसका मेन ही प्रिंसिपल यही है कि हमें नए कर का पुनर्योगत डीएनए बनाना है, क्योंकि जब पुनर्योगत डीएनए बनता है बच्चों तो उसमें नए लक्षण उपस्थित होते हैं, नए गुण विद्यमान होते हैं और जो नए लक्षण और नए गुण विद्यमान होते हैं यह पुनर्योगत डीएनए के अंदर होते हैं। यह 2 कोशिकाओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कृत्रिम विधियों द्वारा आंशिक रूपरेखा के परिवर्तन किया जाता है तथा इसमें पुनर्योगत डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण किया जाता है। पुनर्योगत डीएनए कैसे बनता है, मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको कि आपके पास 2 कोशिकाएं, एक ए कोशिका है, एक बी कोशिका है। इन दोनों कोशिकाओं के लक्षण आपको एक कोशिका में चाहिए जो सी कोशिका है। तो इसमें जो इन दोनों से मिलकर जो डीएनए आएगा, इन दोनों से मिलकर जो डीएनए आएगा अलग अलग भाग में और इसमें प्रवेश कराएंगे, वह कौन सा डीएनए कहलाएगा, वह आपके RDNA यानी कि पुनर्योगत डीएनए कहलाएगा। तो पुनर्योगत डीएनए में जब होते हैं तो इस कोशिका के भी गुण होंगे और इस कोशिका के भी गुण होंगे, तो इसलिए नई कोशिका का निर्माण, नए गुण आना क्या कहलाता है, पुनर्योगत डीएनए तकनीक कहलाती है। और ये तकनीक होती है, इस तकनीक को हम क्या बोलते हैं, डीएनए पुनर्योगत डीएनए तकनीक कहते हैं। यानी कि किसी नए लक्षण का निर्माण करना, 2 कोशिकाओं के लक्षण एक कोशिका में प्राप्त कर लेना, कई नई कोशिका का निर्माण कर लेना, क्या कहलाता है, यह डीएनए पुनर्योगत तकनीक कहलाती है। इसी के अलावा अगर इसमें जीनों का निर्माण कर रहे हैं, जीन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जीनों में फेरबदल हो रहा है और जब जीनों में फेरबदल हो रहा है तो यह किस नाम से जानते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के नाम से जानते हैं। और इसके बारे में सर्वप्रथम जो है नेथन्स और स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने बात की। इन्होंने कई एंजाइम ढूंढे उस टाइम पे कि डीएनए के खंडों को कैसे तोड़ें, क्योंकि इसके जो डीएनए है,
इसका भी डीएनए होगा, इसका भी डीएनए होगा। अब ये डीएनए इधर से भी आएंगे और ये डीएनए खंड इधर के भी आएंगे। तो इन डीएनए खंडों को तोड़ने के लिए कई क्रियाएं की गई और ये क्रियाएं करने के लिए कई एंजाइम का यूज़ किया गया। इन एंजाइमों को नेथन्स और स्मिथ ने बताया, जिसको हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु की कोशिका से एक ऐसे एंजाइम, ये एक जीवाणु कोशिका थी हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, इससे हमने क्या किया, इससे एंजाइम को पृथक किया। किसको पृथक किया? एंजाइम को पृथक किया। और ये जो एंजाइम होता है डीएनए के खंडों को खोलने का कार्य करता है। जैसे डीएनए था और इस डीएनए के खंडों को ये क्या कर दिया, ये खोल दिया। एक डीएनए खंड इधर खुल गया, एक डीएनए खंड ऐसे खुल गया और इन खंडों को इस स्थान पर खंडित कर सकता है। इस प्रकार के एंजाइम को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज कहा गया तथा इसे हिंडिट सेकंड का नाम दिया गया। यानी कि डीएनए खंडों को तोड़ने वाला, सिर से, बीच में से नहीं, सिरों से तोड़ने वाला एंजाइम था, इसलिए इसका नाम क्या डाल दिया गया, हिंडिट थर्ड डाल दिया गया। इसके अलावा एक और एंजाइम खोजा गया जिसे हम नाम देते हैं एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज और एंडोन्यूक्लिएज, ये नाम है एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज, कहीं नाम दे रखा है इसमें। नेथन्स स्मिथ ने खोज के प्रकार के विभिन्न के एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में एंजाइम के डीएनए खंडों को तोड़ा। एक दो एंजाइम होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एक होता है एंडोन्यूक्लिएज और एक होता है एक्सोन्यूक्लिएज, जो आगे आएंगे। एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, डीएनए को बीच में से तोड़ता है। डीएनए खंडों को बीच में से तोड़ने का कार्य कौन करता है, एंडोन्यूक्लिएज। और सिरों से तोड़ने का कार्य कौन करता है, डीएनए खंड को सिरों से काटने का कार्य कौन करता है, एक्सोन्यूक्लिएज। जब डीएनए खंडों को अलग अलग भागों में तोड़ लिया जाता है तो इन खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है, जिसे हम कौन सा लाइगेज बोलते हैं, डीएनए लाइगेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, डीएनए लाइगेज। तो आपने देखो ये लिखा हुआ है, हिंद नाम दिया गया। इसके बाद नेथन्स और स्मिथ ने, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पे कार्य किया। नेथन्स और स्मिथ ने पश्चात कुछ ही विभिन्न जीवाणु के विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की उपस्थिति में पता चला। यानी एंडोन्यूक्लिएज यानी कि अंदर से तोड़ने वाले। और इन एंजाइम की सहायता से डीएनए अणु को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर, ये वही बात आ गई, डीएनए खंडों को क्या किया इसने, अंदर से तोड़ दिया। और जोड़ने का कार्य किसने किया फिर उन खंडों को, डीएनए लाइगेज ने। क्योंकि आधे खंड इसके थे, ए वाले के लेने थे, आधे खंड किसके लेने थे, बी वाले के लेने थे। तो आधे आधे लेंगे तो इन्हें तोड़ने का कार्य पहले किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा, और उसके बाद जोड़ने का कार्य किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इन खंडों को जोड़ा गया। और जिससे कौन सा डीएनए बना, पुनर्योगा डीएनए बना। तो दोनों कोशिकाओं के डीएनए को पहले तोड़ा, उस तोड़ने के बचाव उन खंडों को डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ा और यही जो डीएनए बना, ये डीएनए कौन सा कहलाया, पुनर्योगा डीएनए कहलाया। इसमें क्या क्या कार्य करता है ये डीएनए, कि जो पुनर्योगा डीएनए बन गया तो इससे क्या क्या हुआ, इससे देखो जीनोम की में वृद्धि होगी। जीनों के समूह को हम क्या नाम देते हैं, जीनोम। तो इससे जीनोम की संख्या में वृद्धि हो गई। इससे क्या हो गया, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होने लगा। एंजाइम जीनोम में, जीनों के भागों में वृद्धि होने लगी, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि होने लगी, एंजाइम की मात्रा में वृद्धि होने लगी और वांछित लक्षण के हमें लक्षण प्राप्त होने लगे। क्योंकि हमें ए और बी दोनों के गुण चाहिए थे, ए कोशिका के भी गुण चाहिए थे और बी कोशिका के भी गुण चाहिए थे। तो हमें देखो वांछित लक्षणों की भी प्राप्ति होने लगी। इच्छित लक्षण को वांछित लक्षण कहते हैं। और अनुवांशिकी रोगों से भी हमें निदान मिलने लगा, क्योंकि हमें पता लग गया कि कौन से जीन के द्वारा कौन सा रोग हो रहा है, तो उसमें हमने उसे हटा दिया तो अनुवांशिक रोगों में भी क्या होने लगा, हमें उससे मुक्ति मिलने लगी। और उच्च स्तर पर जीवधारियों अनुवांशिक रोगियों स्तर पर जीवधारियों में अनुवांशिक दोषों का निवारण होने लगा। तो ये सारे के सारे कार्य किसके हैं बच्चों, यह बायोटेक्नोलॉजी के कार्य है जो पुनर्योगा डीएनए के द्वारा निर्मित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रौद्योगिकी कौन कौन सी तकनीक है जो सहायता करती है इस प्रोसेस में, कौन कौन सी तकनीक है जो सहायता करती है अभियांत्रिकी। अगर रसायन के रूप में करेगी तो वह कौन सी कहलाएगी, रसायन अभियांत्रिकी कहलाएगी। अगर रसायन के रूप में करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग। देख से दे रखा है कि अंतर्गत रोगाणु सहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को कोशिकाओं की वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जीव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक, एंजाइम, टीके आदि अगर रसायनों के द्वारा हम प्राप्त करेंगे तो वह कौन सी इंजीनियरिंग कहलाएगी, केमिकल इंजीनियरिंग। और यदि सूक्ष्म जीवियों के द्वारा करेंगे, जीन में फेरबदल के द्वारा करेंगे तो वह कौन सी इंजीनियरिंग कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। रसायनों के द्वारा केमिकल इंजीनियरिंग और जेनेटिक आनुवंशिक लक्षणों के द्वारा करेंगे तो वह कौन सी कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। देखो इसमें जेनेटिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है, जीनों में फेरबदल।
जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? जीनोम में फेरबदल। और जीनोम में जब फेरबदल होता है तो उसका लक्षण प्रारूप भी चेंज होता है और जीन प्रारूप भी बदलता है। तो जब नए लक्षण आएंगे, नए जीन प्रारूप आएंगे, तो यह जब देखो ना, इसमें डीएनए को जोड़ा और घटाया जाता है, यानी कि नए जीनों का आना, नए जीनों का पुराने जीनों को निकालना, यही तो एक इंजीनियरिंग है और अनुवांशिक रूप से हो रही है, इसलिए इसका नाम अनुवांशिक इंजीनियरिंग हो गए। और इसको बाद में नाम क्या ले दिया गया? टेयरिंग ऑफ डीएनए नाम दिया गया। इसको बाद में क्या नाम दिया गया? टेयरिंग ऑफ डीएनए, और जिसके द्वारा हम लोग इस पे बात करते हैं। आगे बढ़ें तो अब अभियांत्रिकी में कौन कौन से साधन उपयोग में लिए जाते हैं? कई सारे साधन होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट साधन होता है एंजाइम। देखो आपके पास दो कोशिकाएं ए और बी, आपका पर्पस भी यही है कि इन दोनों कोशिकाओं के आपको क्या करना है, इन दोनों कोशिकाओं के जो लक्षण है इस सी वाली कोशिका में प्राप्त करना है। तो सबसे पहले इसके डीएनए खंडों को भी तोड़ोगे, इसके डीएनए खंडों को भी तोड़ोगे, तो तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाएगा? एंजाइम का। तो हमारे जो सबसे पहले है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त साधन कौन से हैं? तो पहला साधन होता है आपके एंजाइम। पहला साधन कौन सा आता है? एंजाइम। एंजाइम के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, कई डीएनए खंडों को पहले क्या करेंगे? तोड़ने का कार्य करेंगे। तो इसके लिए कई एंजाइम यूज किए जाते हैं। देखो अनुवांशिक अभियांत्रिकी पुनर्योगक डीएनए तकनीक में विभिन्न एंजाइम यूज किए जाते हैं। पहला एंजाइम कौन है? प्रतिबंधित या बंदेज एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं आरई एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। दूसरा है किनारों से काटेगा तो एक्सोन्यूक्लियेज, और बीच में से तोड़ेगा तो एंडोन्यूक्लियेज, आपने अच्छी तरह पता है। और ये लयनकारी लाइजेज, ये विघटित करने वाले एंजाइम है। और ये संयोजक लाइगेज, ये जोड़ने, डीएनए लाइगेज एंजाइम बताया ना मैंने, ये जोड़ने वाला एंजाइम है। संश्लेषी एंजाइम जो पदार्थों का क्या करता है? संश्लेषण करता है, तो ये संश्लेषी एंजाइम है। और अर्थात क्षारीय फास्फेट एंजाइम। तो ये कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो आपके क्या करते हैं, यह आपके डीएनए खंडों को तोड़ने, जोड़ने, उसको घुमाने आदि कार्य करते हैं। तो पहला साधन कौन सा आता है? आपके एंजाइम आता है। आगे बढ़ते हैं। अब पहला एंजाइम जैसे मैंने बात की क्लीवेज एंजाइम, इसको बोलते हैं आरई एंजाइम, क्लीवेज यानी कि तोड़ने वाला। मैंने फिर बोला दो प्रकार के, वैसे तीन प्रकार के होते हैं ये विदलन एंजाइम। वैसे पहला होता है किनारों से काटेगा तो एक्सोन्यूक्लियेज। जैसे देखो एक डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड है तो इसके दो खंड है, एक ये 3' ये 5', इसका 5', ये 5' और ये 3'। तो यहां किनारों से तोड़ेगा तो वह कौन सा एंजाइम कहलाता है? एक्सोन्यूक्लियेज। देखो 5' से 3' सिरों से न्यूक्लियोटाइड पृथक करते हैं, यानी कि किनारों से जो तोड़ता है वह कौन सा कहलाता है? एक्सोन्यूक्लियेज। और जो अंदर वाले भागों से काटेगा, जो मध्य वाले भागों से काटेगा, वह कौन सा कहलाता है? एंडोन्यूक्लियेज। जो बीच में से तोड़ता है, डीएनए खंड को जो बीच में से काटने का कार्य करेगा, वह कौन सा कहलाएगा? एंडोन्यूक्लियेज। और इन्हें इसी कारण ये दोनों भाग जो है वह किस एंजाइम के होते हैं? प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के होते हैं। यानी कि ये बीच में से काटता है, इसलिए इसको आणविक कैंची के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आणविक कैंची क्यों कहते हैं? क्योंकि यह डीएनए खंड को बीच में से काटने का कार्य करता है, तो इसे आणविक कैंची या चाकू के नाम से भी जाना जाता है। अब ये डीएनए खंडों को जब काटता है तो ये इस प्रकार से काटता है कि एक डीएनए खंड दूसरे डीएनए खंड के बिल्कुल विपरीत होता है। यानी कि जैसे एक शब्द यूज करें, हम आगे बात करें तो ये देखो यहां पर है, एंजाइम के डीएनए खंडों को तोड़ रहा है, तो ये एक डीएनए खंड है तो एक सिरे को यहां से तोड़ा, एक को यहां से तोड़ा। तो ये जैसे तोड़ता है, जैसे मलयालम एक शब्द है, मलयालम को आगे से पढ़ेंगे तो भी मलयालम, पीछे से भी पढ़ेंगे तो मलयालम। तो ये डीएनए खंडों को भी इस प्रकार से तोड़ता है कि इधर जी जी, ए टी सी, तो इसके विपरीत होता है। और उसके बाद ये ऊपरी वाला हिस्सा खत्म कर देता है, इधर से निचला वाला हिस्सा छलांग छोर हटा देता है, और इन दोनों को डीएनए लाइगेज के द्वारा ये यहां से इन दोनों खंडों को जोड़ता है। कौन? डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। और इन्हें तोड़ने का कार्य करता है आरई एंजाइम। कौन करता है? आरई एंजाइम। तो जोड़ने का कार्य तो डीएनए लाइगेज और तोड़ने का कार्य आरई एंजाइम। और जब दोनों जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? पुनर्योगक डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से ये आपके एंजाइम कार्य करते हैं। तो जब ये तोड़ते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उन स्थलों को क्या नाम देते हैं? अभिज्ञान अनुक्रम नाम देते हैं। जब डीएनए के विपरीत एक दूसरे के खंड टूटते हैं तो उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? अभिज्ञान स्थल नाम दे देते हैं। और ये तीन श्रेणियों में बांट दिया। ये एंडोन्यूक्लियस जो है आरई एंजाइम,
3 श्रेणियों में बांट दिया। अभी जैसे मैंने बताया, ये देखो, पहले श्रेणी में टूटेंगे, दूसरे में सलांग शोर बनेगा, तीसरे में पुनर्योगज। तो इसी क्रिया को 3 भागों में बांट दिया। कैसे बांटा, देखिए कि पहले क्या होता है, इसने जैसे आरई एंजाइम की जगह मैंने कहा सबसे पहले खोजा गया एंजाइम आरई सेकंड था। दोनों सूत्रों को एक ही स्थान पर काटते हैं, पहले एक था फिर आरई एंजाइम आया। अतः इसके दोनों सिरे सपाट होते हैं। जब एक ही जगह से काटेगा, बीच में से कहीं से नहीं काटेगा, तो दोनों सिरे कैसे होंगे, बिल्कुल प्लेन होंगे, और उसे क्या बोलते हैं, कुंद छोर बोलते हैं। कौन सा छोर बोलते हैं, कुंद छोर बोलते हैं। और इसमें कौन से कारक सहायक होते हैं, मैग्नीशियम, एस एडिनोसिल, मेथियोनिन, ये तीनों कारक क्या होते हैं, सहायक होता है। और यदि इसके अलावा आप प्रारूप सेकंड में देखें तो इको आरआई एंजाइम का यूज किया जाता है। हमारे पास एंजाइम 2 है, एक तो हिंड सेकंड थर्ड भी होता है और एक सेकंड भी होता है, ये दोनों है। और एक है हमारे पास आरआई एंजाइम, आरई एंजाइम का ही है इको इस्चियन कोलाई, यानी ई कोलाई एंजाइम है। ये भी हमारे क्या करता है, बिंदुओं को एक, वो तो हिंड सेकंड तो एक सिरे से काट रहा है, और ई को आरआई आपके क्या करता है, यह डीएनए खंडों को अलग अलग छोर से काटता है, अलग अलग बिंदु से काटता है। और जब अलग अलग बिंदु को काटता है तो उसे कौन सा छोर कहते हैं, सलांग छोर कहते हैं। एक बिंदु से काटे तो कुंदू छोर, और अलग अलग सिरों से काटे तो छलांग छोर कहते हैं। और इसके बाद परिभाषित लंबाई क्रम के डीएनए, मैंने कहा था कि जब अधिकांश जीन परिवर्तन होता है उसके बाद ही जोनों को जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज के द्वारा, जैसे मैंने बताया, और उसके बाद जीनों में परिवर्तन हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रारूप और सेकंड प्रारूप दोनों को मिलाकर इन कारकों की उपस्थिति में कौन कौन से, एटीपी, एस एडिनोसिल और मेथियोनिन तथा मैग्नीशियम कारकों की उपस्थिति में क्या कर दिया जाता है, पुनर्योगक डीएनए का निर्माण कर दिया जाता है। अब जब पुनर्योगक डीएनए का निर्माण हो जाता है तो मैंने बताया 2 छोर बनते हैं, एक इधर का एक इधर का। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। लेकिन मलयालम जैसे आगे से पीछे से पढ़े तो जब दोनों विपरीत होते हैं तो इस शब्द को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। उसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। उस शब्द को हम क्या नाम देते हैं, पैलिंड्रोम। यानी कि जब दोनों सतह एक दूसरे के समान हो तो वह क्रिया क्या कहलाती है, आपके पैलिंड्रोम कहलाती है। जैसे देखो 3' 5', इसके अपोजिट क्या हो गया, 5' 3'। तो इसका मतलब है डीएनए के दोनों सूत्रोच्चार युग्म के ऐसे अनुक्रम जिन्हें पढ़ने का अभिविन्यास समान हो, यानी कि एक जैसा पढ़ा जा सके, आगे से भी पीछे से, क्या कहलाते हैं, अनुक्रमण, या क्या कहलाते हैं, पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं। जैसे देखो इधर से GATCC, इधर से भी देखो GATCC, तो इधर दोनों एक जैसे पढ़ा तो वह क्या कहलाता है, वह आपके पैलिंड्रोम कहलाता है। और इनको जुड़ने पर ही पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण होता है। यानी कि 2 डीएनए को जोड़कर डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है, पुनर्संयोजित डीएनए कहलाता है। अब इन एंजाइमों का नामकरण कैसे किया गया, इन एंजाइमों के नामकरण में क्या था कि इनका नामकरण किया गया। तो इन एंजाइमों के नामकरण में जैसे सबसे पहले आपने देख लिया इको आर फर्स्ट, ये आपने एक एंजाइम ले लिया, इको आर फर्स्ट, ये एंजाइम है। तो ई वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग इसका कहलाता है वंश। क्या कहलाता है, वंश। ये वाला भाग आपके क्या कहलाता है, वंश कहलाता है। और ये वाला जो को है, यह कोलाई वाला आपके भाग क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। तो आगे वाला शब्द को कैसे लिखते हैं अपन, वंश से, पीछे वाले 2 शब्दों को कैसे लिखते हैं, जाति से। और ये आर आपके क्या है, प्रभेद। क्या है यार, प्रभेद। और ये फर्स्ट क्या है, इसकी रोमन संख्या, यानी कि प्रयोग संख्या। तो आप इसको कैसे लिखते हो कि जो आगे वाला शब्द है इसको तो आप कैसे लिखोगे, वंश से, पीछे वाली दोनों को लिखोगे जाति से, और आर वाला क्या कहलाता है, आपके प्रभेद, और फर्स्ट क्या है, इसकी रोमन संख्या यह है। तो इस तरीके से एंजाइम का नामकरण किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, किसी भी जीव के वंश, दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा अक्षर है तो इसको जाति, और चौथा प्रभेद आपको प्रभेद से, और 5वां जो अक्षर होता है उसको क्या करते हैं, रोमन संख्या से दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से कई जहाँ आपके क्या करते हैं, एंजाइमों का नामकरण करते हैं। कई एंजाइम जैसे ई कोलाई R30 से पृथक किया गया है। तो इसे ऐसे कई हिंड थर्ड है, ऐसे कई एंजाइम में जो आपके सामने प्रचलित है, जैसे देखते हैं। ये देखो एंजाइम का इको आर, ई तो क्या हो गया, वंश, क्या हो गया ये, वंश, तो ये मैंने लिख दिया वंश। को क्या हो गई इसकी, जाति, तो ये मैंने लिख दी इसकी जाति। आर क्या हो गया इसका, प्रभेद, क्या हो गया, प्रभेद। और फर्स्ट क्या हो गया इसकी, रोमन संख्या, यानी कि प्रयोग संख्या।
तो देखो इस्चियम इसका वंश हो गया, कोलाई इसकी जाति हो गई, आर इसका प्रभेद हो गया, और फर्स्ट पहला प्रयोग किया गया था ये, इसलिए इसका ये हो गया। ऐसे सभी में क्या किया जाता है, नाम। जैसे हिमोफाइलस, एच हिमो से फाइलस हो गया, आई एन इन्फ्लुएंजी इसके क्या हो गई, जाति हो गई, और डी क्या हो गया इसका प्रभेद, और थर्ड इसकी क्या हो गई, रोमन संख्या। ऐसे तरीके से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। वैसे दो ही यूज़ किए जाते हैं, इको आर आई और हिंड थर्ड आपके एंजाइम में। अब डीएनए लाइगेज क्या है, जैसे हम पहले पढ़ चुके। डीएनए लाइगेज का सिंपल सा फंडामेंटल है बच्चों, सिंपल सा अर्थ है डीएनए लाइगेज का कि आपको डीएनए खंडों को जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वह डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। तो डीएनए खंडों को, फॉस्फेट बंधों को जोड़ने का कार्य जो किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। यानी डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य डीएनए लाइगेज करता है, इसलिए इन्हें आणविक संयोजक या ऊतक लाइगेज भी कहते हैं। ये जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको आणविक संयोजक यानी कि मॉलिक्यूल बाइंडर या ऊतक लाइगेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा और भी एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे सिंथेटेज या संश्लेषी एंजाइम। कौन कौन से होते हैं, जो एंजाइम आपके डीएनए की संख्या में वृद्धि कर दे, प्रतिकृति कर दे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डीएनए कौन से कहलाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कहलाते हैं। जैसे कि देखो इस एंजाइम का डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए खंडों की असंख्य प्रतियां का मतलब है जेरोक्स कॉपियां, 2 से 4, 4 से 8 उपयोग किया जाता है। अतः इन डीएनए की प्रतियों को क्या नाम दे दिया, संश्लेषित डीएनए नाम दे दिया। और यह जो क्रिया कहलाती है यह पीसीआर तकनीक कहलाती है। कौन सी तकनीक कहलाती है, पीसीआर तकनीक, यानी कि डीएनए की जेरोक्स कॉपी करना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये जो तकनीक है इसे पॉल चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पीसीआर तकनीक के बारे में कहते हैं। यह कोई कार्य नहीं करती, बस यह डीएनए की खंडों की संख्या में वृद्धि करती है, यानी कि उसकी प्रतियां बनाने का कार्य करती है, इसलिए इसे संश्लेषित डीएनए या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा कौन सी होती है डीएनए, सिंथेटिक डीएनए होते हैं। एक प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए होता है। इसमें क्या करता है कि इसमें एक डीएनए के बिल्कुल विपरीत, एक डीएनए से 2 डीएनए विपरीत बनाते हैं, इसको सी डीएनए कहते हैं। जैसे ये एक डीएनए है पहला, इस डीएनए को क्या करेंगे, पहले खंडों को तोड़ेंगे तो इसके 2 खंड हो जाएंगे इस तरीके से, और इसके बाद प्रत्येक खंड से यहाँ टेम्पलेट बनेगा, इधर इसका टेम्पलेट बनेगा, तो एक डीएनए ये बन जाएगा, एक डीएनए ये बन जाएगा। तो कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए। और ये जो डीएनए बना ये कौन सा डीएनए कहलाता है, सी डीएनए, या इसको हम क्या नाम देते हैं, सी डीएनए या संपूरक डीएनए नाम देते हैं। तो 2 प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं सिंथेटेज में। एक तो जो संख्या को बढ़ाते हैं उस तकनीक को हम पीसीआर तकनीक कहते हैं, यानी कि संश्लेषित डीएनए का निर्माण करता है। और एक डीएनए के संकलन को खोल के किसका निर्माण करता है, पूरक डीएनए का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आप डीएनए प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्रिया में काम करते हैं। एक होता है क्षारीय फास्फेट। ये क्षारीय फास्फेट क्या होता है, डीएनए के अंतिम छोर पे पाया जाता है। ये क्षारीय फास्फेट ये यहाँ पाया जाएगा। अगर ये आपने इस समूह को हटाया नहीं, ये सारे फास्फेट क्या करता है, डीएनए के फास्फेट समूह को यहां से हटा देता है। अगर यह हटाया नहीं तो ये वापस रिंग टाइप बन जाएगा और वृत्ताकार डीएनए का निर्माण कर लेगा। तो ये देखो 5 सिरे से फास्फेट समूह को हटाने के लिए किया जाता है, जिससे पुनः डीएनए जुड़कर वृत्ताकार डीएनए का रूप धारण न कर ले। अर्थात इस क्रिया को बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्षारीय फास्फेटेज डीएनए का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्षारीय फास्फेटेट डीएनए का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्षारीय फास्फेटेट डीएनए का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जीन क्लोनिंग आती है इसमें। जीन क्लोनिंग देखो वाहक भी कार्य करते हैं। साधन, पहला साधन आपने कौन सा पढ़ा, एंजाइम, जो कई प्रकार के हमने एंजाइमों की बात करी। दूसरा साधन आता है आपके वेक्टर या वाहक। ये क्या करते हैं, वाहक भी होता है जो प्रतिकृति। सबसे पहला कार्य है वाहक। ये सबसे पहले इसका उद्भव कैसे हुआ, देखो सारा डायग्राम से समझ लीजिए। उद्भव, प्रतिकृति का उद्भव यहाँ होता है, एक रज्जु, ये पूरा पीवीआर एक वाहक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रतिकृति का नियमन होता है, यानी शुरुआत यहीं से होती है। जैसे कि लिख रखा है, देखना आप, डीएनए रज्जु का एक खंड है जो प्रतिकृति के समय आरंभ बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो उद्भव कहां से होता है, इसका आरंभ बिंदु से करता है। जो डीएनए का कोई खंड, जो डीएनए खंड जोड़ना है, क्योंकि डीएनए आपने ए और बी 2 आपने क्या ले ली, कोशिकाएं ले ली।
अब इन कोशिकाओं से आपने लगभग सी में जाना है, कोशिका में प्रवेश कराना है, तो ऑटोमेटिक तो कराओगे नहीं, आपने डीएनए खंड इसका भी बना लिया, इसका भी बना लिया, तो इनको ले जाने का कार्य तो करेगा। आपको कोई मकान बेचना है तो बीच में एजेंट का यूज तो करना पड़ेगा, और वो बीच में जो एजेंट होता है वही एजेंट क्या कहलाता है, वाहक कहलाता है, जो डीएनए खंडों को ले जाने का कार्य करता है। तो डीएनए खंडों को ले जाने वाली संरचना क्या कहलाती है, वाहक। और ये वाहक जो होता है इसके कई भाग होते हैं, ये कई प्रकार के वाहक भी होते हैं, जैसे पीबीआर 322 एक वाहक है जो कि क्या करता है, यह एक ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त होने वाला वाहक है। पी से है प्लाज्मिड, बी से बोलीवर, आर से रोडिंज, इसका पूरा नाम बना था, ये तो बोलीवर था, आर का मतलब रोडिंज था। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको मिला के खोजा, और ये 322 इसकी क्या थी, प्रयोग संख्या थी, तो इसलिए इसका पूरा नाम ही क्या पड़ गया, पीबीआर 322। तो बोलीवर और रोडिंज इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ये पीबीआर 322 खोजा। इसमें कई सारे क्षेत्र पाए जाते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। ये क्या क्या कार्य करते हैं ये हम देखते हैं। देखो, इस अनुक्रम स्वायत्त रूप से प्रतिकृति अनुमति देता है। सबसे पहले प्रतिकृति हो गई, और कोशिका में स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। डीएनए की अत्यधिक संख्या प्राप्त करने के लिए अत्यधिक रूप में अनुक्रमण ओराई क्षेत्र होता है, यानी कि इसमें जो है, इसमें जो ये ओराई क्षेत्र है यहीं पे होगा ओराई क्षेत्र, टॉप डीएनए पीवीसी, ये रहा ओराई क्षेत्र। तो ओराई क्षेत्र क्या करता है, यह मैंने कहा ना अलग अलग क्षेत्र अलग अलग कार्य करते हैं। ये क्षेत्र क्या करता है, इसकी डीएनए की प्रतिलिपियों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसमें लिख रखा है साफ कि उत्पत्ति अनुक्रमण ओराई क्षेत्र संवाहक में क्लोन किया जाता है, यानी एक रूप का दूसरा रूप बनाने का कार्य करता है। तो यह ओराई क्षेत्र एक रूप से दूसरे रूप का निर्माण करता है। इसके बाद एक मार्कर जीन होता है, इसी में पाया जाता है, जो ये पहचानने का कार्य करता है कि वास्तव में डीएनए खंड आया है, वो वास्तव में उसी पे जुड़ने वाला है या फिर कहीं दूसरा डीएनए खंड है। तो पहचानने का कार्य करने के लिए कौन सा जीन कार्य करता है, मार्कर जीन। देखो ये लिख रखा है, यह अच्छे वाहक के रूप में योग्य चिन्ह की उपस्थिति में भी एक आवश्यक विशेषता है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं के चयन यानी पहचानने की अनुमति प्रदान करता है, और अरूपांतरित कोशिका को पहचान कर उनको नष्ट करने की सहायता करता है। जो उसके काम की नहीं है उसे नष्ट कर देता है, और जो उस पे जुड़ने वाला वाहक है उस कोशिका को वह क्या करता है, पहचान देता है, और उसे फिर वाहक उस कोशिका से डीएनए खंड, वो आपने ये वाहक था, आपके ये वाहक था, और वो जो डीएनए खंड रहा वो इससे जुड़ जाता है, और ये डीएनए खंड जुड़ते यही तो बन गया आरडीएनए, पुनर्योगक डीएनए यही तो कहलाता है कि ये डीएनए खंड और ये वाहक ये दोनों जुड़कर आरडीएनए बना लिया, और यही कोशिका में प्रवेश कर जाता है, यानी कि परपोषी कोशिका में वृद्धि करता है। और इससे कई टेट्रासाइक्लिन, कई प्रतिरोधी कूटनीति जीन, ई कोलाई आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के सिंपल सा है कि डीएनए खंडों को वाहक पर जोड़कर आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एजेंट का कार्य कर रहे हैं वाहक, और ये वाहक क्या करेंगे, उसे परपोषी कोशिका में प्रवेश करा लोगे, तो वही क्लोनिंग स्थल आ गया। वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, एक ही स्थल होना चाहिए, क्योंकि 2-3 स्थल होंगे तो डीएनए खंड कहीं और जगह दूसरी जगह जुड़ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए जहां प्रतिबंधित एंजाइम क्रिया कर सके, इससे विजातीय डीएनए को जोड़ा जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधित एंजाइम क्रिया वाहक अनेक स्थलों से कट जाएगी, और जिससे जीन क्लोनिंग भी नहीं होगी, यानी वो डीएनए कहीं और जगह जुड़ जाएगा। तो एक ही स्थल ऐसा होना चाहिए वाहक पर जहां पर डीएनए खंड आकर जुड़ सके, और यही क्रिया क्या कहलाती है, क्लोनिंग या पहचान स्थल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब वाहक का हम बार-बार में नाम ले रहे हैं, हम वाहक के लिए बार-बार में कह रहे हैं कि यार वाहक का एजेंट का कार्य करता है, जो डीएनए खंडों को क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। अब कौन कौन से वाहक पाए जाते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं प्लाज्मिड वाहक की। सबसे पहला वाहक करता हूं, यह एक वाहक है जो प्लाज्मिड वाहक होता है। इसकी बात करूं तो इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला वाहक है, यानी कि आज तक का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला वाहक है वह कौन सा है, प्लाज्मिड वाहक है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह छल्लेनुमा संरचना का होता है जो डीएनए का बना होता है। यह छल्ले, जैसे पीबीआर 322 बताया, तो वो भी एक प्रकार का प्लाज्मिड वाहक है जो गोल छल्लेनुमा था, और इस पर कई प्रतिजैविक, लैंगिक कारक, कई प्रतिरोधी जीन आदि पाए जाते हैं, कई विस्तारित होते हैं, है ना। इन्हें आकार में छोटे होने के कारण कोशिका से आसानी से अलग किया जाए। इन्हें कोशिका, क्योंकि वाहक कहाँ से निकालेंगे,
कोशिका से निकालेंगे, तो इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है मेरे बच्चों, कोशिका से अलग भी किया जा सकता है। इन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। जैसे आपके पास है कौन सा वाहक, PBr 322। मैंने कहा ना PBr 322 एक प्रकार का प्लाज्मिड वाहक है जो गोलाकार संरचना का होता है। इन्हें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आसानी से निकाला भी जा सकता है, इनका यूज़ भी किया जा सकता है और इन्हें स्थानांतरित भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से पहला जो वाहक का कार्य करता है वो कौन सा वाहक है, प्लाज्मिड वाहक, और इसका उदाहरण कौन सा है, PBr 322। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है, यह सूक्ष्म जीवियों में किया जाता है। दूसरा वाहक आपके आता है, इसे PBr 322 के बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है कि वास्तव में क्या है कि PBr 322 एक जो प्लाज्मिड वाहक है, ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, 2 जीन पाई जाती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक में ये देखो, एक ये जीन रही टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, TET होगी कहीं पे, ये रहा है ना, ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन, और एक है ये एम्फीसिलिन प्रतिरोधी जीन। ये दोनों जीन ही जो होती है, ये दोनों जीन ही आपके किसका निर्माण करती है, PBr 322 में पाई जाती है। वास्तव में ये दोनों जीन ही PBr 322 की पहचान होती है और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो ये एक तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध जीन और एम्फीसिलिन प्रतिरोधी जीन ही होते हैं। वास्तव में ये दोनों जीनें ही किसका कार्य करती है, PBr 322 का करती है। इनमें से एक जीन में स्थित प्रतिबंध स्थल पर विजातीय DNA जुड़ता है। जो दूसरा DNA आएगा ना, DNA खंड, वो वाहक पे जुड़ेगा। जैसे ये आपके वाहक है ना किसी एक स्थल पर, और इसका ये वाहक गोलाकार है, तो यहाँ पर्टिकुलर कोई एक स्तर होगा जो DNA खंड आपके आके क्या करेगा, जुड़ेगा। तो विजातीय DNA खंड आकर जुड़ता है तो टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाता है। ऐसे पुनर्योगक DNA को एम्फीसिलिन युक्त माध्यम पर स्थानांतरित करने पर पुनर्योगक प्लाज्मिड वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि जब ये DNA यहाँ जुड़ जाता है तो सभी स्थल बंद हो जाते हैं और वो एक ही जगह पर उसका चुनाव कर लिया जाता है। प्रतिजैविक के निष्क्रिय होने पर पुनर्योगक DNA का चयन मुश्किल हो जाता है, इसलिए वैकल्पिक वर्ण योग्य चिन्ह विकास हुआ और ये चिन्ह क्रोमेजिन पदार्थ की उपस्थिति में रंग उत्पन्न करते हैं। अगर इनका यूज़ किया जाएगा, इनका जो चिन्ह है, जो पहचान की जाती है अलग अलग DNA खंड पे, वो कई सारे कलर उत्पन्न करते हैं और ये इन्हीं के कलर उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जैसे कि यह क्या होता है, पुनर्योगज प्लाज्मिड में निवेशी निष्क्रियता के कारण जब अगर दूसरा कारक नहीं जुड़ा तो वहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज निष्क्रिय हो जाता है और जीवाणु में कोई कलर उत्पन्न नहीं होता है। तो कोई जुड़ा ही नहीं तो कलर उत्पन्न होगा ही नहीं, अगर जुड़ जाएगा तो वह कलर उत्पन्न कर देता है। कुल मिलाकर बात यही है कि पुनर्योगक DNA में वांछनीय DNA को जोड़ा जाता है वाहक के साथ, तो इन्हें पुनर्योगक कॉलोनी के रूप में पहचाना जा सकता है। इसका अलग कार्य होता है। दूसरा DNA होता है प्लाज्मिड के बाद बैक्टीरियोफेज। यह विषाणु से प्राप्त होते हैं। जैसे जीवाणुभोजी है, जीवाणुभोजी एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरियोफेज है, यानी कि इसे हमें किससे प्राप्त किया है, विषाणु से प्राप्त किया है। जीवाणुभोजी एक प्रकार का विषाणु है जो वाहक के रूप में बहुत अच्छी तरह उपयोग में लिया जाता है। जिसमें कौन से वाहक पाए जाते हैं, जैसे देखो लैम्डा फेज वाहक तथा M13 फेज वाहक, ये भी कैसे हैं, जैसे जीवाणुभोजी के अलावा ये 2 ऐसे वाहक है, एक तो लैम्डा और एक M30 फेज, जिनका हम किसके रूप में यूज़ करते हैं, वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। तो अब वाहक का पादप और जंतुओं में जीन क्लोनिंग कैसे की जाए। अब पादप तथा जंतुओं में जीन क्लोनिंग हेतु, यानी ये तो हमने कौन से पढ़े, प्लाज्मिड और जीवाणु में पढ़ लिए। अब पादप और जंतुओं में वाहक का यूज कैसे किया जाता है। पादपों में यूज करने के लिए वाहक कौन सा यूज किया जाता है, तो वाहक के प्रकार पढ़ रहे हैं, प्लाज्मिड पढ़ लिया, बैक्टीरियोफेज पढ़ लिया, जीवाणुभोजी, और पादपों में किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस। इसे बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूस्ड। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस एक जीवाणु है। इस जीवाणु से कौन सा वाहक प्राप्त होता है, TI प्लाज्मिड प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर इंड्यूस्ड। ये ट्यूमर इंड्यूस्ड ये क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग में लिया जाता है और ये एक खंड को समान पादप में, यानी कि पादपों में जो वाहक का यूज किया जाता है वह किसका किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियंस। और इस जीवाणु से कौन सा वाहक यूज होता है, TI प्लाज्मिड प्राप्त होता है। इसी के समान एक और वायरस, इससे एक प्रकार का एक और वाहक होता है रिट्रोवायरस विषाणु। जंतुओं में, पादपों में
तो किसका किया, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेंसियंस जीवाणु से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड का। एक और वाहक जंतुओं में किसका यूज किया जाता है, रिट्रो विषाणु का उपयोग किया जाता है वाहक के रूप में। पादप में तो किसका, टीआई प्लाज्मिड, जो किससे प्राप्त हुआ, एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेंसियंस। और जंतुओं में किसका किया जाता है, रिट्रो विषाणु। ये रिट्रो विषाणु किस में यूज आता है, यह जो कैंसर कोशिकाएं होती है, यह कैंसर कोशिका के लिए उत्तरदायी होता है। फिर भी ये उपयोग क्यों ले रहा है, क्योंकि इसमें जो हानिकारक जीन होता है उसको हटा दिया जाता है। यही तो बायोटेक्नोलॉजी है जो मानव के लिए उपयोगी। मैंने पहले ये शब्द बोला कि मानव के लिए उपयोगी कैसे है, ये मानव के लिए उपयोगी ये इस तरीके से हो गया क्योंकि इसमें से हमने हानिकारक जीन को क्या कर दिया, हटा दिया। और जब हानिकारक जीन को हटा दिया है तो लाभदायक हो गया हमारे लिए कौन, रिट्रोवायरस। और यही तो बायोटेक्नोलॉजी है कि जंतुओं में कौन से वायरस का यूज किया जाता है, वहाँ का रिट्रो वायरस का, जो कैंसर कोशिकाओं में देखो रूपांतरित कर देता है विषाणु को, ठीक है ना, इसलिए इसको परिवर्तित किया जाता है। तो पादप कोशिका में टीआई प्लाज्मिड और जंतु कोशिका में रिट्रो विषाणु का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हमने ये तो कुछ इंपॉर्टेंट वाहक देखे। इसके अलावा और भी वाहक पाए जाते हैं, जैसे कॉस्मिड वाहक। यह एक कॉस्मिड वाहक है जो प्लाज्मिड मूल का आरंभ बिंदु, वर्ण योग्य चिन्हक, उपयुक्त प्रतिबंध एंजाइम स्थल, लैम्डा कोष स्थल होता है। इसका उपयोग 45 kb के डीएनए खंड को क्लोनिंग कर, मतलब सबका अलग अलग करना है। अगर डीएनए खंड की लंबाई कितनी है, 45 kb है, 45 किलोबाइट है अगर इसकी लंबाई, तो फिर किस वाहक का यूज करेंगे, कॉस्मिड वाहक का यूज किया जाता है। यानी कि लंबाई में 45 किलोबाइट वाले लंबाई में हम किसका यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग कॉस्मिड वाहक का उपयोग में लेते हैं। यानी कि किसका उपयोग करते हैं, कॉस्मिड वाहक का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र होता है, ये भी बीएसी होते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये सबसे बड़ा वाहक होता है, बीएसी से रिलेटेड होता है। यानी कि जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, जो बैक्टीरियों के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए देखो कितने बड़े वाहक के लिए 300 से 350 kb लंबाई के डीएनए खंडों के लिए वाहक का उपयोग किया जाता है, जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र बीएसी को। इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बैक्टीरियो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बीएससी। ये भी क्या करता है, डीएनए खंडों को वाहक के रूप में जोड़ता है। तो ये तो हमारा काम ही वाहक का यही है कि ये वाहक है, और इस वाहक का काम ही यही है कि ये वांछित डीएनए खंडों को क्या करना, जोड़ना। तो 300 से 350 kb के डीएनए खंडों को ये जोड़ता है। तीसरा है वाईएसी, ईस्ट आर्टिफिशियल। ये क्या होता है, 1 MB से उच्च आकार के डीएनए खंडों को जोड़ता है। सबका फिक्स टाइमिंग कि कितने आकार के डीएनए खंडों को जोड़ना है। एक होता है फेजमिड, ये जीवाणु भोजी तथा प्लाज्मिड से निर्मित होते हैं। आपने दो पहले पढ़े थे, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, और एक पढ़ा था आपने प्लाज्मिड। इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है, फेजमिड का। तो आपने पढ़ा सबसे पहले कॉस्मिड, प्लाज्मिड, फिर बैक्टीरियोफेज, फिर कॉस्मिड, फिर बीएससी, फिर वाईएसी और एक फेजमिड। यानी कि आपने टोटल कितने प्रकार के पढ़ लिए, ये 6 प्रकार के डीएनए, 6 प्रकार के वाहक पढ़ लिए। तो पहला कारक कौन साधन कौन सा था, एंजाइम, जिसमें आर्य एंजाइम वगैरह आपने देखा। दूसरा साधन आपने कौन सा पढ़ा, वाहक, तो आपने वाहक भी देख लिया। तो ये सारे वाहक आपके काम में आते हैं। अब हमारी टेक्निक आ गई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब हमने सब नॉलेज ले ली कि कौन कौन से साधन यूज लिए जाते। अब हम क्रिया करेंगे। यानी कि क्रिया क्या करेंगे, आपके पास एक गुणसूत्र था, एक बी कोशिका थी, इस कोशिका के दोनों लक्षण इस सी कोशिका में पहुंचाने हैं। इसलिए आप क्या करते हो, इस तकनीक को, कौन सी तकनीक कहते हैं, इस तकनीक को पुनर्योगट डीएनए तकनीक कहते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें सिंपल समझा देता हूं, वो कि वही चीज़ लिखी हुई है, कैसे चरण होते हैं। सबसे पहले वांछित जीन लाएंगे कि आपको इसका जीन इस कोशिका में चाहिए, इन 2 कोशिकाओं का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके डीएनए खंड को अलग कर लोगे, कर लिया। अब डीएनए खंड को अलग कर लिया, अब उसके बाद एक इसको डायरेक्ट तो भेजोगे नहीं, तो इसके लिए आपको एक वाहक भी चाहिए, तो आपने एक वाहक भी यूज कर लिया। वाहक कोई सा भी ले सकते हो, फाजमिड, कॉस्मिड, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ये वाहक आपने ले लिया। अब इस डीएनए खंड को इस वाहक पे क्या करोगे, आप जोड़ना है। तो देखो वांछित जीन ले लिया, डीएनए वाहक का चेंज कर लिया। अब वांछित जीन को डीएनए खंडों को जोड़कर जैसे ये जोड़ा, आपके पास कौन सा डीएनए बन गया, पुनर्योगट डीएनए बन गया। अब इस पुनर्योगट डीएनए को जीवाणु कोशिका के अंदर, जो ये सी वाली कोशिका है, इसमें क्या करा दोगे, प्रवेश करा दोगे। और जब ये प्रवेश कर जाएगा तो इसके केंद्रक से जुड़ जाएगा। देखो पोषक जीवाणु में अंदर प्रवेश कराना, और उसके बाद डीएनए द्वारा विजातीय जीन उत्पादन, यानी कि इस कोशिका में इन कोशिकाओं के लक्षण भी आपको प्राप्त हो गए हैं। यानी कि एक कोशिका के लक्षण दूसरी कोशिका में यानी जीनों का स्थानांतरण हो गया। कुछ नहीं किया, सबसे पहले डीएनए खंड को अलग किया,
फिर एक वाहक लिया, फिर उन दोनों को जोड़ दिया, उन दोनों को जोड़ने पर पुनर्योगक डीएनए बन गया, उसको परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया और जीन का निर्माण हो गया। तो यही तकनीक हमें पढ़नी है कि यही तकनीक आपके क्या कहलाती है, पुनर्योगक डीएनए तकनीक कहलाती है। ये देखो ये वही लिख रखा है। सबसे पहले केंद्रकता दाता कोशिका थी, इसकी कोशिका ली, वांछित जीएनए लिया और इस जीएनए को हमने क्या किया, ई कोलाई एंजाइम द्वारा क्या कर लिया, आधे आधे भागों में तोड़ लिया। ये कौन सा क्षेत्र कहलाया, सलांग क्षेत्र, मैंने अभी पढ़ाया था। ऐसे आपने इसको क्या किया, जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा दिया, है ना। ये प्लाज्म इस इधर से आपने क्या लिया, वाहक ले लिया, पहले वाहक लेके वाहक को आपने तोड़ दिया। अब इस डीएनए खंड को इस वाहक पर जोड़ना है। इधर से तो आपने डीएनए खंड ले लिया, इधर से आपने जीवाणु कोशिका से वाहक ले लिया। अब इन दोनों को जोड़ना है तो कौन काम करेगा, लाइगेज क्रिया काम करेगी और इन दोनों को जोड़ने पर कौन सा डीएनए बन जाता है, आपके पुनर्योगक डीएनए बन गया। जैसे पुनर्योगक डीएनए बना, आपने इससे कहाँ का प्रवेश करा दिया, कोशिका में प्रवेश करा दिया, रिक्त कोशिका में प्रवेश करा दिया और कोशिका में ये डीएनए के उसके जीन से जुड़ जाएगा और जीन से जुड़ने के बाद उसमें जो लक्षण आएंगे यह सारे वो उस वाले जीन के लक्षण आ जाएंगे और यही तकनीक क्या कहलाती है, पुनर्योगक डीएनए तकनीक कहलाती है, जो कि हम इसी तरीके से पढ़ते हैं। देखो एक बार फिर बता देता हूँ। सब इधर से आपने डीएनए खंड लिया, उसको तोड़ा आर्य एंजाइम द्वारा, ये खंड बन गए। इधर से वाहक लिया, उसको भी आर्य एंजाइम द्वारा तोड़ लिया, वाहक को भी। अब दोनों को जोड़ दिया लाइगेज एंजाइम द्वारा। जैसे जुड़ा आपके, ये जुड़ते ही आपने इसको कौन सा नाम दे दिया, पुनर्योगक डीएनए नाम दे दिया। और इसको कहाँ प्रवेश करा दिया, आपने कोशिका में प्रवेश करा दिया, उसमें गुणन हुआ और वो गुण आपको प्राप्त हो गए। ये कि यही प्रोसेस हमें इसमें थ्योरी में बता रखा है। सबसे पहले है वांछित जीन का विकल्प। पुनर्योगक डीएनए तकनीक के प्रथम चरण में वांछित जीन का विलगन किया जाता है, यानी सबसे पहले जीन को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कोशिका विघटन एवं डीएनए पृथक्करण, यानी कि विघटन कैसे किया जाता है, मैंने कहा ना, आर्य एंजाइम प्रति एंजाइम द्वारा उसे काटने के लिए आवश्यक होता है और बृहद अणु के लिए मुक्त हो। डीएनए के कई झिल्लियां रहता है, इसलिए कोशिका का चयन किया जाता है। इसमें आरएनए, लिपिड, प्रोटीन बहुशर्करा के साथ बाहर निकाल दिए जाते हैं। वांछित डीएनए युक्त कोशिका को लाइसोजाइम, सेल्यूलोज और कई सारी कोशिकाओं के द्वारा काइनेटिज, यानी कि कोशिकाओं के बाहर कई सारे आवरण होते हैं। जैसे पादप कोशिका होगी तो सेल्यूलोज होगा, कवक कोशिका होगी तो काइटिन होगा, जंतु कोशिका में कोई कोशिका आवरण नहीं होता, कोशिका झिल्ली होती है। तो कई सारे कोशिकाओं के आवरण को हटाकर उससे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा यह काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, कोशिका का विघटन एवं डीएनए का पृथक्करण कर लिया जाता है। वहाँ से डीएनए हटा दिया जाता है। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन एवं आरएनए, डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए से अलग कर लिया जाता है। मैंने कहा ना, डीएनए खंडों को कोशिका से निकालेंगे ना हमने, तो कोशिका से उसे राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित करेंगे, उसके आवरण को हटाएंगे और उसके बाद उसे एथेनॉल में रख दिया जाता है, जिससे डीएनए धागों के रूप में प्रचलित होने लगता है। और जब डीएनए खंड प्राप्त हो जाएगा आपको, तो उसे डीएनए को विलोम में बदल, देखो प्रतिबंधित एंजाइम द्वारा डीएनए का विलोम पदों में विदलन, यानी कि आपको जो डीएनए प्राप्त हुआ उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है। तो यह देख लो, अपकेंद्रन द्वारा डीएनए अणु को प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में तोड़ दिया जाता है। वही बात आ रही है, पहले डीएनए खंड प्राप्त हुआ, अब उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ रहे हैं। जैसे खंड हो गए तो आपके पास अभी 1-2 खंड थे, ये डीएनए खंड तोड़ लिए। अब इनकी संख्या में क्या करना है, आपको वृद्धि करना है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से, यानी कि आपको अभी यह भी देखना है कि जो डीएनए खंड टूटे ये अलग अलग आकार के हैं, तो हमें आपको इसको आकार के अनुसार जमाना है। तो डीएनए खंडों को आकार के अनुसार जमाने के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का यूज किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का उपयोग क्या करता है, डीएनए खंडों को पृथक करता है। किसके अनुसार पृथक करता है, आकार के अनुसार पृथक करता है। किसके अनुसार पृथक करता है, आकार के अनुसार पृथक करता है। इसमें क्या किया जाता है, देखो मैं बता दूं, पहले डीएनए आपके पास ये वो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि का वो है, इस पे आपने डीएनए खंडों को रख दिया और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये ऋणावेशित होते हैं। इधर एनोड लगा दिया, इधर एनोड लगा दिया, इधर कैथोड लगा दिया, तो ये इसकी ओर आकर्षित होंगे और जो जो छोटे डीएनए होंगे वो यहाँ पर जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी पहुंचने पर इन पे अल्ट्रावायलेट किरण डाल के इन्हें पट्टी को अलग कर लेंगे। तो जो बड़े होंगे वो थोड़ी लेट, थोड़े बड़े होंगे वो थोड़ी लेट, ऐसे अलग अलग करके डीएनए खंडों को आकार के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है, आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि कहलाती है। तो इसमें वही लिखा हुआ है बच्चों, देखो
इलेक्ट्रोफिलिक विधि द्वारा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे गए डीएनए खंडों को पृथक कर लिया, ये पृथक कर लिया। डीएनए खंडों को फास्फेट के कारण ऋणात्मक आवेश के कारण, ये देखो नेगेटिव आवेश था यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में, कारण धनात्मक की ओर आकर्षित होते हैं, यानी डीएनए खंड इधर की ओर गति करेंगे। जब ये डीएनए खंड इधर की ओर गति, देखो ये इलेक्ट्रोड लगा दिया ऋण आवेश, इधर आपने क्या रख दिया, इलेक्ट्रो धनावेश लगा दिया। तो धनावेश कराते छोटे खंड पहले जाएंगे, फिर बड़े खंड बाद में आएंगे। मैंने कहा आकार के अनुसार क्या होते हैं, ये डीएनए क्या करते हैं, गति करते हैं। और जब ये गति करते हैं तो ये इसके ऊपर किसका जेल पेपर होता है, इसके ऊपर जिस पे गति करते हैं इसके ऊपर एक जेल पेपर होता है। इस जेल पेपर को आप क्या नाम देते हो, एगारोस जेल पेपर नाम देते हो, जिसे किससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसको जेल इसलिए बोला क्योंकि ये डीएनए खंड जिस पे गति करते हैं वो कौन सा पेपर होता है, एगारोस जेल पेपर होता है, जिसे समुद्री लाल शैवाल से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यानी कि देखो एगारोस जेल के छलनी प्रभाव, तो जेल के छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए खंड को लंबाई के अलग हो जाते हैं और डीएनए खंडों को एचिडियम ब्रोमाइड, आपने देखा कि वो डीएनए खंड, आपने ये देखा था, ये यहां पर आपने आकार के अनुसार डीएनए खंड आ गए, ये आकार के अनुसार, पर ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, ऋण आवेश की तरफ आ गए। तो इस पर किसका अभिरंजक डाला जाता है, एचिडियम ब्रोमाइड अभिरंजक डाला जाता है। एचिडियम ब्रोमाइड जैसे डालते हैं, इस पर अल्ट्रावायलेट किरणें जैसे डालते हैं, ये बैंगनी रंग की, ये नारंगी चमकीले रंग की पट्टियां दिखाई देती है और इन पट्टियों को काट कर अलग कर लिया जाता है। देखो एचिडियम ब्रोमाइड अभिरंजित कर दिया जाता है, अभिरंजित करके देखा जाता है। इसके बाद इस पर पराबैंगनी किरणें डाली जाती है, जिससे चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती है, इन्हें अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार वाहक डीएनए के साथ जोड़कर पुनर्योगक डीएनए बना दिया। यानी कि आपने वाहक डीएनए पे यूज करना है, तो इस प्रकार आपने देख लिया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के द्वारा आकार के अनुसार डीएनए खंडों को अलग अलग भागों में जोड़ा जाता है, काटा जाता है, और अलग अलग भागों में कोट के काटना और उसके बाद पुनर्योगक डीएनए बना लिया जाता है। अब डीएनए आरएनए संकरण का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन निर्माण कैसे होता है। तो उपचरण वांछित डीएनए को पृथक करने के लिए उच्च ताप तक गर्म किया जाता है। डीएनए खंड के दोनों सूत्रों को, मतलब पहले कैसे अलग किया आपने, वो प्रोसेस बता रहा है ये। तो उसको हाइड्रोजन, पहले जैसे डीएनए खंड है, अब ये डीएनए खंड है तो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, तो इन हाइड्रोजन बॉन्डों को भी तोड़ा जाएगा। तो देखो उपचरण वांछित डीएनए को पृथक करने के लिए इन उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। पहले गर्म किया, उसके बाद डीएनए खंडों के दोनों सूत्रों को, ये जो दोनों सूत्र है इनको खोला जाता है, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं बीच में से। जैसे बंध टूटते हैं डीएनए के खंड के दोनों सूत्र, एक सूत्र अलग इधर, एक सूत्र अलग, ये दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है, विकृतीकरण। अब वांछित जीन को अनुलेखन क्रिया के द्वारा, अनुलेखन क्रिया क्या होती है कि डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया, डीएनए से एमआरएनए के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। और बनने वाले एमआरएनए से एक सूत्री डीएनए खंडों को मिश्रण में मिला दिया जाता है और टेम्पलेट से जुड़कर डीएनए आरएनए सम्मिश्रण हो जाता है। यानी कि एमआरएनए से भी आपके जो डीएनए बना, इन डीएनए और इस एमआरएनए को मिला दिया जाता है अनुलेखन क्रिया के द्वारा। तो आपके देखो डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए। अब एमआरएनए से जो ये आरएनए, ये डीएनए बनेगा, यह दोनों को मिला दिया जाता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, डीएनए आरएनए सम्मिश्रण या संकरण कहलाती है। तो इस तरीके से ये एकल स्तरीय डीएनए बना। अब अगर हम पूछे द्विसूत्री डीएनए खंड का संश्लेषण किससे किया जाता है, आपने देखा लास्ट में डीएनए आरएनए एक दूसरे से जुड़ गए। अब खंड को एकल सूत्री डीएनए मिश्रण पृथक करके एमआरएनए को भी पृथक कर लिया जाता है। अब ये अगर आपके ये एमआरएनए और डीएनए जुड़ गए तो ये तो ऊपर वाला तो क्या हो गया, एमआरएनए, और ये वाला कौन सा हो गया, सीडीएनए। कुछ समय पश्चात ये एमआरएनए क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और क्या बच जाता है, सीडीएनए बच जाता है। देखो एकल सूत्री डीएनए मिश्रण पृथक करके एमआरएनए को भी पृथक कर लिया जाता है। अब डीएनए का साचा सूत्र पर संपूरक सूत्र का संश्लेषण। अब ये डीएनए बना तो यहाँ किसका निर्माण होता है, यहाँ पर टेम्पलेट का निर्माण होता है और एक से कितने डीएनए बन जाएंगे, ये 2 डीएनए, और यही विधि क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। तो एमआरएनए और डीएनए के जुड़ने की विधि क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। तो ये पहला हमने पढ़ा टॉपिक ये होगा। अब वाहक आपने जोड़ सोचा, आपने पूछा कि सर वाहक आपने यूज तो कर लिया, लेकिन वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जो हम डीएनए को उसको खंड पर जोड़ दिए जाए। तो वाहक का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखो वही है, द्वितीय वांछित जीन को अन्य किसी पुनर्योगक डीएनए का निर्माण किया जाता है जिससे वांछित जीन को जोड़ते हैं, उसे वाहक कहते हैं। वाहक यानी वेक्टर,
तो वेक्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका माप आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसके अलावा एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम की क्रिया के लिए वैसा ही एक विलोम पद होना चाहिए जिसे विलोम दाता जीव के डीएनए खंडों का हुआ है, यानी कि दोनों का एक दूसरे के सिमिलर होना चाहिए, जैसे मलयालम। दोनों का जो प्रतिबंधी एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की क्रिया के लिए वैसा ही एक विलोम पद होना चाहिए। विलोम पद यानी पैलिंड्रोम, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों समान होंगे तभी वो जुड़ेंगे। तीसरा है वांछित जीन को अपने निवेशित करने की क्षमता, यानी वाहक को, ये अगर वाहक है तो इस पर जीन को, वांछित जीन को अपने पे जुड़ने की क्षमता होनी चाहिए। या बताया जा चुका है कि वाहक अणु के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जा सकता है, कोई सा भी वाहक हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसके गुण है। अब इसका संवर्धन कैसे किया जाता है, प्लाज्मिड का, वाहक का, तो इसका वाहक का संवर्धन कैसे किया जाता है, उच्च संख्या में प्राप्त जीवाणु का संवर्धन किया जाता है। सर्वप्रथम जीवाणु लेंगे, जैसे आपने देखा ये टीआई प्लाज्मिड चाहिए आपको, तो कौन सा जीवाणु लिया, तो आपने एग्रोबैक्टीरियम टुमेफेंसियंस पादपों में उस जीवाणु को संवर्धन माध्यम में रखा। माध्यम में क्लोरोमिफिकॉल मिला दिया जाता है, एक अभिरंजक है जिससे डीएनए का क्या रुक जाता है, द्विगुणन रुक जाता है और प्लाज्मिड द्विगुणन तीव्रता से होने लग जाए। डीएनए का तो द्विगुणन रुक जाता है क्योंकि एक्स्ट्रा डीएनए प्लाज्मिड वाहक, तो वो मेन डीएनए तो रुक गया और इसका डीएनए क्या हो जाता है, तीव्रता से गुणन करता है और जिससे क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड प्रवर्धन कहते हैं, यानी प्लाज्मिड की संख्या में गुणन हो रहा है और इसका विघटन करके आपके द्वारा प्लाज्मिड को पृथक कर लिया जाता है, यानी कि वाहक आपको प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि जो क्लोरेमिफिकॉल है, यह अभिरंजक क्या करता है, डीएनए के द्विगुणन, कोशिका के खुद का डीएनए उसका तो रोक देता है, लेकिन इसके जो प्लाज्मिड वाहक है इसका द्विगुणन प्रारंभ कर दिया जाता है, उसके बाद उसको वहां से पृथक कर लिया जाता है। अब क्या करना है, वही बात आ गया तीसरा चरण। पहला हमने डीएनए खंड अलग किया, दूसरा वाहक कर लिया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, पुनर्योगक डीएनए अणु का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, देखो वांछित जीन को वाहक अणु से जोड़ने से, तो ये तो हमारा वाहक अणु था, बार में वही बात कर रहा हूं, ये वांछित जीन है, तो ये जो बनेगा यही क्या कहलाएगा, पुनर्योगक डीएनए कहलाएगा, वही लिखा हुआ है। तीसरे चरण में वांछित जीन को जोड़कर पुनर्योगक डीएनए का निर्माण किया जाता है। सर्वप्रथम डीएनए प्लाज्मिड अणु को इसके विलोम पथ पर किसी प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियस सहायता से काट देते हैं, वही काट दिया, एंडोन्यूक्लियस हमने प्राप्त कर लिया, उसे सलांग क्षेत्र कहते हैं, काटने पर इसके जो क्षेत्र होते हैं उसे सलांग क्षेत्र कहते हैं। इसी एंजाइम की सहायता से वांछित जीन के सिरों को भी सलांग सिरों से परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी कि आपने डीएनए खंडों को भी काट दिया, वाहक के खंडों को भी काट दिया और इनको जोड़ने पर इस प्रकार पुनर्योगक डीएनए का निर्माण हो जाता है। यानी कि आपने डीएनए खंड को भी जोड़ दिया और आपने वाहक खंड को भी जोड़ दिया, तो आपके पास जो बना यह पुनर्योगक डीएनए बना। और इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए कौन सी विधि हो गई, पीसीआर तकनीक। मैंने कहा ना, जो वांछित जो पुनर्योगक डीएनए बना इसको बोलते हैं आरडीएनए, ये रिकॉम्बिनेट डीएनए बना, इसकी संख्या में वृद्धि करने के लिए आप पीसीआर तकनीक का उपयोग करते हैं। अब आती है पीसीआर तकनीक क्या होती है। पीसीआर तकनीक के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पीसीआर तकनीक क्या है। इसको बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ये क्या करती है, एक पीसीआर यानी कि गुणसूत्र जो पुनर्योगक डीएनए है उसकी संख्या में वृद्धि करती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी प्रकार से संख्या में क्या करती रहती है, आगे से आगे वृद्धि करती रहती है। तो इस तकनीक को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, पीसीआर डीएनए से शीघ्र पुंज का निर्माण करता है, इसके द्वारा डीएनए शीघ्र से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती है। प्रतिलिपियां बनाना यानी कि उसकी संख्या में वृद्धि करना। इस विधि द्वारा एकल डीएनए प्रतिदर्शन से दीर्घीकरण किया जाता है। 3 विधियां होती है इसकी। सबसे पहले दीर्घीकरण होगा, इसमें डायग्राम दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डीएनए क्या होता है, द्विसूत्री डीएनए पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। सबसे पहले टेम्परेचर दिया जाता है, इसका दीर्घीकरण होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर देने पर ये अलग अलग टूट जाएगा, ये डीएनए खंड अलग जाएगा, ये डीएनए खंड अलग जाएगा, ये एक और एक ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ पर दूसरा क्या होता है, इनके टेम्पलेट बन जाते हैं, इधर इधर बनेगा, इधर इधर बनेगा, ये विपरीत सिरों पे बनते हैं। ये टेम्पलेट आगे की ओर बढ़ते हैं, इधर वाला इधर बढ़ेगा, इधर वाला इधर बढ़ेगा, तो बढ़ते बढ़ते ये इतने हो जाते हैं। लास्ट में आते आते ये ऐसे घूम जाते हैं। ये जब होते हैं तो ऊपर वाला एक डीएनए हो जाएगा, नीचे वाला एक डीएनए। तो एक डीएनए से कितने बन गए, 2 बन गए ना। सबसे पहले डीएनए खंड अलग हुआ, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर दूसरी जगह टेम्पलेट का निर्माण हो गया।
टेम्पलेट का निर्माण हो गया, यहाँ भी टेम्पलेट बन गया, यहाँ भी टेम्पलेट बन गया। अब ये धीरे धीरे बढ़ के कितने गुणसूत्र हो गए, पहले 1 और 2 बन गए। ऐसे 30 चक्र जब चलते हैं तो लगभग 1 बिलियन क्या बनते हैं, गुणसूत्रों की कॉपियां बन जाती है। इसलिए इसको जेरोक्स कॉपी के रूप में यूज किया जाता है। 3 अवस्था में होता है। सबसे पहले विकृतीकरण होता है, डीएनए खंड टूटना। दूसरा तापानुशीतलन होता है, यानी कि इनके टेम्पलेट का निर्माण होता है, टेम्पलेट कहते हैं। और लास्ट में क्या होता है, उपक्रमों का प्रसार होता है, जो टेम्पलेट आगे बढ़ते हैं और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। यही हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो ये देखो आधार। सबसे पहले आवश्यकता निम्न, पहले सबसे डीएनए टेम्पलेट का निर्माण। जैसे मैंने बोला था अभी, दीर्घीकरण के लिए द्विसूत्री डीएनए की आवश्यकता होती है ना। ये द्विसूत्री डीएनए की आवश्यकता हो गई सबसे पहले। सबसे पहले प्राइमर का वे रसायन संश्लेषण जो ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के, जो डीएनए टेम्पलेट के पूरक होते हैं, यानी कि डीएनए एक दूसरे के विपरीत जुड़ते हैं। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टेक पॉलीमरेज, एक होता है फिफ डीएनए पॉलीमरेज, एक होता है वेंट मिरेज। ये जो टेक पॉलीमरेज होता है, ये एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ये वाला जो एंजाइम होता है, ये पायरोकोकस फ्रियोसस से प्राप्त किया जाता है। और ये जो एंजाइम होता है, यह थर्मोकोकस और लियोरेटलिस से प्राप्त किया जाता है। तो 3 प्रकार के अलग अलग जो एंजाइम है, अलग अलग जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। टेक पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, थर्मस एक्वेटिस से। ये प्यूफिव डीएनए पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, पायरोकोकस फ्यूरियोसस से। और वेंट पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया जाता है, थर्मोकोकस लिट्रोरेलिस से प्राप्त किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार के प्राइमर डीएनए किया जाता है। अब चरण कैसे होता है, सबसे पहले विकृतीकरण होता है। डीएनए खंड अलग अलग खुलते हैं, ये किसकी सहायता से, हेलिकेज से। एंजाइम की उपस्थिति में डीएनए खंड क्या होते हैं, अलग अलग खुलते हैं। इतना टेम्परेचर इतना दिया जाता है और इसके बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ दिया जाता है। जब ये टूट जाते हैं तो फिर कौन सी क्रिया होती है, तापानुशीतलन। तापानुशीतलन बहुत सदैव लघु लगभग 20 साल युगल डीएनए की आवश्यकता होती है। साधारणतः डीएनए द्विगुणन के समय प्रारंभ है प्राइमर का निर्माण। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले प्राइमर बनेगा तापानुशीतलन में, वो प्राइमर की लगभग आगे की ओर बढ़ता जाएगा और डीएनए रज्जु कोश से पूरक अनुक्रमण तापानुशीतलन कर सकते हैं। पीसीआर की द्वितीय चरण में तब प्रारंभिक बंधन कहा जाता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो वो डीएनए जो बना आपके, ये जो बना आपके, ये जो टेम्पर बना, ये टेम्पर आगे की ओर बढ़ेगा और आगे की ओर बढ़ के तापानुशीतलन का कार्य करेगा। तो ये देखिए, इसमें यही है कि डीएनए द्विगुणन के समय प्रारंभक प्राइमर का निर्माण होता है और वही आगे जाके प्रारंभ बंधक कहलाता है। तीसरा क्रिया होती है दीर्घीकरण या प्रसार। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम टेक्वस प्रारंभ का दीर्घीकरण प्रसार करता है, डीएनए का द्विगुणन पूरा करता है। मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए, ऊपर वाले टेम्पलेट से अलग, नीचे वाले टेम्पलेट से अलग। और इसके लिए द्वितीय चरण उच्च तापमान निष्क्रिय हो जाता है। ये टेम्परेचर दे रखा है, जिसके द्वारा पूर्ण करके मिश्र को इस ताप पर कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर पूरे डीएनए की प्रतिकृतिकरण चलता रहता है और 3 पदों में एक डीएनए से लगभग कई सारे डीएनए का निर्माण हो जाता है। और यदि ऐसे 30 चक्र काटता है तो लगभग 1 बिलियन कॉपियां इसकी बन जाती है। तो पुनर्योगक डीएनए तकनीक के लिए 3 विधियां होती है, पहले विकृतीकरण, फिर तापानुकरण, फिर दीर्घीकरण या प्रसार। और यह चक्र 2 पुनरावृत्ति से होता है तथा प्रत्येक बार डीएनए की संख्या दुगनी होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वही बात होगी। और एक बार 30 बार चलता है तो 1 बिलियन कॉपियां बनती है। आगे बात करें, कुछ घंटों में डीएनए की एक लघु प्रयास में लाखों दीर्घीकरण कॉपियां बन जाती है, वही बात आ गई। और अन्य उपयोग, तो इसके लिए क्लोनिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन प्रोब आदि में पीसीआर तकनीक का उपयोग किया जाता है और डीएनए प्रतिलिपियां इससे बनाई जाती है। तो पीसीआर तकनीक का सिंपल सा फंडामेंटल है कि इससे अपने को पीसीआर तकनीक के द्वारा डीएनए वो प्रतिलिपियों का निर्माण किया जाता है। अब इसको कहाँ प्रवेश कराना है, अंदर किसी अन्य कोशिका में प्रवेश कराना है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अन्य कोशिका में प्रवेश कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण करते हैं और इसके डीएनए प्रति पुनर्योगक डीएनए जो बना उसको अन्य कोशिका में प्रवेश करा लेते हैं। तो क्या करते हैं, पादप अंदर प्रवेश कराया जाता है किसी अन्य कोशिका में, यानी कि ए से हमें कौन सी कोशिका में प्रवेश कराना है, सी में। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने डीएनए खंड को काटा, फिर वाहक से जोड़ा, वाहक से जोड़कर आपने इसको पुनर्योगक डीएनए बनाया। पुनर्योगक डीएनए बनाने के बाद इसको पीसीआर तकनीक द्वारा आपने अलग किया और अब ये पीसीआर तकनीक द्वारा इसके क्या करेंगे, इस
को आप पुनर्योगक डीएनए के रूप में अंदर प्रवेश करा देंगे। तो इसमें यह लिखा है कि पुनर्योगक डीएनए अणु को पोषक कोशिका के अंदर प्रवेश कराया जाता है और मुख्यतः ई कोलाई का उपयोग किया जाता है। कौन सी कोशिका का उपयोग? परपोषी कोशिका के रूप में कौन सी कोशिका का उपयोग किया जाता है? ई कोलाई कोशिका का उपयोग किया जाता है, जो परपोषी कोशिका के रूप में उपयोग में लिया जाता है। परंतु प्रेजेंट टाइम पर बैसिलस सबटिलिस नामक जो है जीवाणु का इष्ट कोशिका का भी उपयोग किया जाता है। पहले ई कोलाई एक कोशिका थी हमारे पास, जिसका हम परपोषी कोशिका के जिसमें जीवाणु को प्रवेश कराने के लिए उपयोग करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर बैसिलस सबटिलिस और ये क्या बोलते हैं इष्ट कोशिका का निर्माण भी किया जाता है। अब 3 विधियां हैं जिनके द्वारा ये कोशिका का अंदर प्रवेश कराते हैं। कौन कौन सी है वो देखना। सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मेशन विधि, यानी कि रूपांतरक विधि। सबसे पहली जो विधि यूज आ रही है वह ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरक विधि के नाम से जानी जाती है। अब ये विधि होती क्या है समझना। इस विधि द्वारा कोशिका एक कोशिकीय जीव अपने वातावरण से बाह्य डीएनए को नग्न खंडों को ग्रहण कर लेता है और डीएनए खंड जीवाणु डीएनए समजात खंडों से पुनः संयोजित हो जाते हैं। यह रूपांतरक कहलाती है। यानी बाह्य वातावरण से डीएनए खंडों को क्या कर लिया जाता है? डायरेक्ट ग्रहण कर लिया जाता है और डीएनए खंड जब उसके अंदर जाते हैं तो उनसे जुड़ जाते हैं और यही क्रिया रूपांतरण कहलाती है। इस क्रिया के लिए जीवाणु कोशिका में कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया जाता है। कि पहले कोशिका को किससे उपचारित किया जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया जाएगा और उसकी जीवाणु कोशिका झिल्ली कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित करते उसकी जो कोशिका झिल्ली है वह एक्टिव हो जाएगी जीवाणु कोशिका की और डीएनए को ग्रहण करने की क्या कर देगी? क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे आपने उसको कैल्शियम क्लोराइड से उपचारित किया, जीवाणु की कोशिका झिल्ली की एब्जॉर्ब करने की कोशिका की क्षमता बढ़ गई और जैसे क्षमता बढ़ती है वह डीएनए को क्या कर लेता है? अंदर प्रवेश कर लेता है। जैसे चूहे के इंसुलिन जीन और ई कोलाई जीन को प्लाज्मिड वाहक पर जोड़कर पुनर्योगक डीएनए का प्राप्त किया गया। तो देखो आपने चूहे से तो कौन सा जीन प्राप्त किया? इंसुलिन जीन। ई कोलाई जीवाणु से प्लाज्मिड वाहक प्राप्त किया। इस वाहक पे आपने ये जीन को जोड़ दिया और जो जोड़ते कौन सा डीएनए बन गया? पुनर्योगक डीएनए बन गया और इसे आपने जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया और यही क्रिया क्या कहलाती है? आपके रूपांतरण कहलाती है। क्या कहलाती है? यही क्रिया रूपांतरक कहलाती है। इसके बाद दूसरी विधि देखते हैं। अब पारगमन का मतलब ये तो रूपांतरक हो गया कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका में प्रवेश करवाना रूपांतरक कहलाता है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड से उसको अभिरंजित करके उसको धोया जाता है, उसके बाद उसकी क्षमता बढ़ जाती है। पारगमन क्या होता है? ट्रांजिशन क्या होता है? एक जीन से दूसरे जीन में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण। अगर जीवाणु भोजी के द्वारा अगर डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है कोशिका में, वाहक के रूप में अगर आपने जीवाणु भोजी का यूज़ किया है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? आपके पारगमन कहलाती है। यानी कि जीवाणु भोजी के द्वारा किया जाने वाला पुनः क्या कहलाता है? पारगमन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ये वही प्रोसेस है, कैसे किया जाता है। पहले जीवाणु भोजी, ये जीवाणु कोशिका है, ये जीवाणु का गुणसूत्र है, ये जीवाणु भोजी आ गया, वाहक जुड़ गया इससे। यह वाहक जीवाणु के अंदर डीएनए खंडों को अपने डीएनए खंडों को प्रवेश कराएगा और वापस जीवाणु कोशिका बाहर रह जाएगी, लेकिन ये इसके डीएनए से प्रवेश कराएगा तो धीरे धीरे इसका डीएनए का विखंडन रुक जाएगा और ये नई जीवाणु कोशिका बन जाएगी। जब ये नई जीवाणु कोशिका बन जाएगी तो जीवाणु डीएनए के साथ इसका डीएनए जुड़ जाएगा। जैसे देखो दोबारा बता रहे हैं, ये जीवाणु जुड़ा, ये जीवाणु ने प्रवेश किया जीवाणु भोजी में, कोशिका तो बाहर नष्ट हो गई लेकिन इसका डीएनए यहाँ चला गया। यह केंद्रक इससे जुड़ जाएगा और अपने ये इससे जुड़ गया और अपने गुण विद्यमान कर देगा। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पारगमन कहलाती है। यानी कि किसी भी जीवाणु कोशिका के केंद्रक से जीवाणु भोजी के केंद्रक का जुड़ना क्या कहलाता है? पारगमन कहलाता है। फिर जब विषाणु वाले जीवाणु को संक्रमित करते हैं तो ये डीएनए नव संयोजित भाग मुक्त कर देते हैं डीएनए का, यह भाग फिर नए पोषक डीएनए के संयोजित होता है। जब ये विषाणु में प्रवेश करते हैं तो वापस वो जीवाणु में प्रवेश कर जाता है और नए जीवाणु में इस तरीके से ये क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो ये पारगमन विधि पढ़ी। तीसरी विधि पढ़ रहे हैं अपन, वाहक रहित जीन स्थानांतरण विधि। ऐसी विधियां जिनों में वाहक का यूज नहीं किया जाता है। बिना वाहक, जैसे आपने वो लिया, आपने मान लो वो आपके नॉर्मल रूप से आपने आपके वाहक का यूज़ नहीं किया, आपने डीएनए खंड लिया, उसको अब एजेंट का काम नहीं करना, बीच में एजेंट को लेना ही नहीं है। अब आपने क्या किया? वो गुणसूत्र डायरेक्ट ही परपोषी कोशिका में क्या कराना है? आपको प्रवेश कराना है। बीच में आपको कहीं भी आपको वाहक का यूज़ करना ही नहीं है, डायरेक्ट कोशिका में प्रवेश कराना है। तो ऐसी विधियाँ कौन सी कहलाती है? वाहक रहित जीन स्थानांतरण कहलाती है। जैसे हीट शॉक, आपने क्या किया? कोशिका को ले लिया,
कोशिका को एक टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देगा तो कोशिका झिल्ली टूट जाएगी, और कोशिका झिल्ली जैसे ही टूटेगी, कोशिका झिल्ली के टूटते ही कोशिका झिल्ली के चारों ओर छिद्रित हो जाएंगे, और छिद्रित होते ही उस छिद्र में से क्या हो जाएंगे, नए आपके वांछित लक्षण है वह यूज़ करा दिए जाएंगे। देखो इस विधि में वांछित जीन युक्त प्लाज्मिड को एक परखनली जीवाणु के साथ रखा जाता है। इस मिश्रण को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ मिनटों के लिए रखते हैं, जिससे पुनर्योगक डीएनए प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका भित्ति से चिपक जाते हैं। ये कोशिका रखी और आपने प्लाज्मिड वाहक रखा, डीएनए वांछित, ये इससे चिपक जाएगा, और चिपकने के बाद कुछ समय पश्चात जैसे टेम्परेचर देगा ये अंदर प्रवेश कर जाएगा। जैसे आपने इसको 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म किया तो ऊष्मीय झटके के कारण प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका के भीतर प्रवेश कर जाएगा, और इसे ऊष्मीय प्रवणता उत्पन्न होती है जो कोशिका झिल्ली के छिद्रों को बढ़ा देती है। कुछ नहीं किया आपने, सबसे पहले इस कोशिका झिल्ली रहा जिस परपोषी कोशिका को प्रवेश कराना है, इसको आपने जैसे ऊष्मीय टेम्परेचर में दिया, इसके चारों ओर छिद्र उपस्थित हो जाएंगे, और ये छिद्र में से जो ये परपोषी कोशिका ये वांछित लक्षण लें, जो वांछित है जीन, यह इस कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। तो ये वाली विधि कौन सी कहलाती है, हीट शॉक कहलाती है। यानी कि पहले कोशिका के चारों ओर किसको जोड़ दिया जाता है, वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है, और वांछित जीन को जोड़ दिया जाता है। इस वांछित जीन को इसको उसमें प्रसार दिया जाता है, और इसमें प्रसार पाते ही यह जो है अंदर प्रवेश कर जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, हीट शॉक कहलाती है, यानी कि यह ऊष्मीय झटका कहलाती है यह क्रिया। दूसरी विधि हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन विधि। यह भी वही है, इसमें एनोड विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। देखो इसमें उच्च वोल्टता के विद्युत धारा प्रवाह करने से कोशिका भित्ति अस्थायी रूप से टूट फूट जाती है। जो कोशिका का बाहरी आवरण है यह टूट फूट जाता है, और इसे जैसे ही हम वांछित इलेक्ट्रॉन वाहक डीएनए खंड में रखेंगे तो देखो परिणाम भित्ति कलाका अस्थायी रूप से टूट फूट जाती है, परिणाम स्वरूप वाहक कोशिका में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि इसमें से छिद्रों में से वाहक क्या करेंगे, अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो यह विधि कौन सी कहलाती है, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि कहलाती है। कौन सी विधि कहलाती है, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि कहलाती है। तीसरी विधि आपके आती है, देखो कहीं पे भी वाहक का यूज नहीं हो रहा, डायरेक्ट जा रहे हैं। पहले झटका इलेक्ट्रॉन, पहले हीट दिया तो टेम्परेचर से चले, हीट के कारण करे गए। अब आपने इलेक्ट्रोपोरेशन विद्युत क्षेत्र में रखा तो कोशिका झिल्ली छिद्रित हो गई, तो उन छिद्रों में से वांछित जीन है वो प्रवेश कर दिए। तीसरा है जीन गन विधि, सबसे सिंपल विधि है। आपने कुछ नहीं किया, डीएनए जो वांछित डीएनए खंड है उसको लेपित किया और एक गन में उसको प्रवेश करा दिया, और गन को जैसे आप कोशिका के सामने ले जाकर चलाते हैं तो वो जो डीएनए खंड है वह गोली के रूप में उस कोशिका में डायरेक्ट प्रवेश कर जाते हैं। कहीं वाहक का यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट कोशिका में चले गए। तो यह विधि कौन सी कहलाती है, जीन गन विधि। देखो प्रत्येक जीन स्थानांतरण की असाधारण तकनीक डीएनए विलोपित टंगस्टन या स्वर्ण की मुद्रा पर, वही टंगस्टन या सोने की गोलियां बनाएंगे और उस पर डीएनए का लेपन कर देते हैं और गन से कोशिका पर बमबारी करते हैं, और उस बमबारी में क्या करती है वह उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये देखो, ये दे रखा है आपके, ये जीन गन है, ये गन है, ये फायरिंग पिन है, इससे करते हैं। ये गन पाउडर है, यहाँ लगाई होगा। ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल है जिसमें उपस्थित होते हैं जीन के खंड जो आपके वांछित डीएनए खंड है, और इसको जब आपको क्या करते हैं किसी जीन कोशिका पे चलाते हैं तो जैसे प्रेशर डलता है ये जीन खंड डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, कोशिका के अंदर चले जाते हैं। और जब ये कोशिका के अंदर चले जाते हैं तो किसी वाहक का यूज़ नहीं कर रहा, पर डायरेक्ट परपोषी कोशिका में प्रवेश कर गए। तो उच्च वेग से देखो, विलोपित सूक्ष्म कण को उच्च वेग से बमबारी द्वारा पादप कोशिका भित्ति को पार कर जाते हैं और डीएनए के केंद्रक से आंतरित हो जाते हैं, यानी अंदर दूसरी कोशिका में चले गए। और यही इसको बायोलिस्टिक या माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बम्बार्डमेंट भी कहते हैं। इसको अलग अलग नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्मतम कणों का यूज़ किया तो इसलिए इसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल, और बायोलिस्टिक गन का यूज़ किया इसलिए इसको बायोलिस्टिक, और इस क्रिया को हम जीन गन भी कहते हैं। तो ये भी बिना वाहक के डायरेक्ट प्रवेश कराने की एक विधि है। एक और सबसे सिंपल विधि होती है माइक्रो इंजेक्शन विधि। इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो आपको वांछित डीएनए है उसको एक इंजेक्शन में भर दिया जाता है और उसको पुश करके डायरेक्ट कोशिका के केंद्रक में पहुंचा दिया जाता है। तो सबसे सरल विधि है, इसमें यही है। इस विधि में वांछित गुणों युक्त पुनर्योगक डीएनए को प्रत्यक्ष रूप से कोशिका के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। जंतु कोशिका में यह विधि उपयोगी है, पादप में क्यों नहीं है, क्योंकि पादप कोशिका में कोशिका के बाहर सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति मोटी होती है इसलिए ये इंजेक्ट करने में आसानी
नहीं होती, इसलिए इसका यूज़ अंतःक्षेपण में कम किया जाता है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में डायरेक्ट हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इंजेक्शन में वांछित लक्षणों को भरा और डायरेक्ट उसको इंजेक्ट उसमें कर देते हैं। तो यह विधि कौन सी कहलाती है? सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि कहलाती है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि का मतलब है माइक्रो इंजेक्शन, यानी कि उसके द्वारा अंतःक्षेपण करना। यह भी विधि कौन सी है? बिना वाहक के विधि है। एक और विधि होती है लाइपोसोम्स। लाइपोसोम विधि कोई बहुत सिंपल सी विधि है। जो आपके पास लाइपोसोम है उसके अंदर डीएनए जो होता है वह डीएनए को क्या करता है? जोड़ दिया जाता है। वांछित डीएनए ना इस लाइपोसोम से जोड़ दिया जाता है और इसको कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसको भेदते हुए वह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो यही है वाहक लाइपोसोम। वाहक को लाइपोसोम में रखा जाता है। सबसे पहले लाइपोसोम में रख दिया वाहक को। यह झिल्लीमय पुट्टिका होती है। लाइपोसोम कोशिका की झिल्ली से संयुक्त होकर इससे जुड़ गई, इससे ये जुड़ जाएगा और जुड़कर यह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा और चिकित्सा में जीन अंतरक्रिया किया जाता है। तो जीन चिकित्सा में लाइपोसोम विधि का उपयोग किया जाता है। ये जितनी भी विधियाँ पढ़ी आपने, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम इंजेक्शन, इधर से सूक्ष्म गण विधि, ये जीन गण विधि, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि, लाइपोसोम विधि, इलेक्ट्रोपोरेसिस विधि, ये सारी जो विधियां है ये बिना वाहक के काम में ली जाने वाली विधियां है। अब यह है एक है कि डीएनए का पूंजीकरण कैसे किया जाता है, पुनर्योगक डीएनए का समूह कैसे बनाया जाता है, एकत्रीकरण कैसे किया जाता है। तो यह पूंजीकरण है, यानी कि कुछ भी नहीं है, उसकी कई सारी क्या प्राप्त करना, प्रतिलिपियां बनाना, यानी कि पुनर्योगक डीएनए की कई सारी प्रतिलिपियां जेरोक्स बनाना क्या कहलाता है? डीएनए का पूंजीकरण कहलाता है। इसे डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग भी कहते हैं, क्योंकि एक डीएनए की कई प्रतिलिपियां जब बना ली जाती है तो वह क्रिया डीएनए क्लोनिंग या जीन क्लोनिंग कहलाती है। इसमें जीवाणु कोशिका के अंदर डीएनए का बार बार द्विगुणन होता है। डीएनए का क्या होता है? बार बार द्विगुणन होता है और 1 से 2, 2 से 4 और कई प्रतिलिपियां बन जाती है। इसलिए इसको क्लोन लाइब्रेरी भी कहते हैं, क्योंकि कई सारे डीएनए का निर्माण हो जाता है। देखो ये बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पुनर्योगक डीएनए लिया, उसके बाद ई कोलाई इस टाइम में संवर्धन किया, जीवाणु गुस्से में प्लाज्मिड बना, ये पूरा प्रोसेस है। ये देखो एक कोशिका थी ना, एक कोशिका से देखो कितनी सारी कोशिकाएं बन गई। तो ये लाइब्रेरी कौन सी कहलाती है? जीन लाइब्रेरी कहलाती है। जैसे कि इसमें बता रखा है, आपको बताता हूँ, कई प्रतिलिपियां प्राप्त करते हैं, यानी कि डीएनए की कई प्रतिलिपियां बनाते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 100, और इसमें यही जो प्रतिलिपियां बनती है यही क्रिया क्या कहलाती है? जीन क्लोनिंग कहलाती है। बार में द्विगुणन होता रहता है डीएनए का और कई प्रतिलिपियां बन जाती है और इसी में क्रिया में आपके यह जीन क्लोनिंग होती है। देखो ये है, आपने सबसे पहले पुनर्योगक डीएनए प्लाज्मिड लिया, उसको कैल्शियम ई कोलाई कोशिका के साथ मिश्रण कर लिया और उसे संवर्धन माध्यम में रख दिया। जैसे संवर्धन माध्यम में रखा, रूपांतरित ई कोलाई जीवाणु में अंदर प्रवेश कर गया। वह अंदर प्रवेश करके वह कोशिका में क्या करेगा? गुणन करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और कई सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेगा। तो इस तरीके से पूंजीकरण भी इसका होता है। आगे बात करें, अब पुनर्योगक डीएनए से विजातीय जीन उत्पाद प्राप्त करना, यानी कौन कौन से जो है इससे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जो हमारे इसी संरचना में निर्मित नहीं होते। यह विजातीय रिकॉम्बिनेट कैसे प्राप्त होते हैं? तो वांछित जीन का पूंजीकरण का मतलब होता है क्लोनिंगकरण, क्योंकि क्लोनिंगकरण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीन बैंक बनते हैं। जैसे कई ब्लड बैंक होते हैं, ऐसे जीनों का भी बैंक बनता है जिसमें कई सारे जीनों की उपस्थिति होती है और इसके लिए कई सारे प्रोटीन वगैरह का यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें लिख रखा है, वांछित जीन का पूंजीकरण करके तथा लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति प्रेरित करने वाली पारिस्थितिक अनुकूलतम बनाने के पश्चात कोई भी इनका व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकता है। मतलब बड़े स्तर पर इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे डबल रोटी वगैरह ये उद्योग में ही काम किए जा रहे हैं, है ना। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो वह पुनर्योगज प्रोटीन कहलाती है। यदि हमें किसी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है पुनर्योगज डीएनए के द्वारा, तो वह जो निर्मित प्रोटीन होगी नई, वह प्रोटीन कौन सी कहलाती है? पुनर्योगज प्रोटीन। तो ये भी हमें एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। वांछित जीन युक्त परपोषी कोशिकाओं को छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धन, छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में संवर्धन और बड़े पैमाने पर उद्योगों में काम में लिया जाता है। अनेक संवर्धन प्रोटीन का निष्कर्षण शोधन किया जाता है, यानी कि पुनर्योगज प्रोटीन प्राप्त की जाती है प्रयोगशाला में। कोशिका के सतत संवर्धन के लिए पुराने पोषक माध्यम को निकालकर, यानी कि कभी क्या होता है, संवर्धन माध्यम जब लिया जाता है तो एक संवर्धन माध्यम में कोशिका पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं हो पाती, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके विकास के लिए
लिए एक और संवर्धन माध्यम का उपयोग कर लेते हैं। जब हम एक और अन्य संवर्धन माध्यम का उपयोग करते हैं तो वह तो ताज़ा पोषक माध्यम को डालने की व्यवस्था की जाती है, इस कोशिका संख्या में अधिक सक्रिय बनी रहती है और प्रोटीन की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। मतलब कुल मिलाकर आपको पुनर्योगज प्रोटीन प्राप्त करनी है तो आपने संवर्धन माध्यम में तो रख दिया, लेकिन वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो आप उसको क्या करोगे, अलग एक और पर्याप्त कोशिका में रखोगे, एक और संवर्धन माध्यम में रखोगे, जिससे उससे पर्याप्त कोशिका आपको यानी कि उस संवर्धन माध्यम में विकसित होगी और पर्याप्त मात्रा में पुनर्योगज डी वो प्राप्त हो जाएगी। एक टॉपिक आता है आपके बायोरिएक्टर, यह आपने नॉर्मल पढ़ रखा होगा। बायोरिएक्टर क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो प्रोटीन बायोरिएक्टर आपके भाग होता है, ये व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद को अधिक उत्पाद बनाने के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। यानी कि उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका क्या किया जाता है बच्चों, उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक संशोधन किया जा सकता है। इसके द्वारा लगभग 100 से 1000 लीटर तक संवर्धन माध्यम तैयार किया जा सकता है। एक बड़े पात्र के समान होता है बायोरिएक्टर, एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्मजीवियों, पादपों, जंतुओं और मानव कोशिका के संवर्धन से प्राप्त कर कच्चे पदार्थों को जैविक रूप में विशिष्ट उत्पाद तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। यानी कच्चे पदार्थ से निर्मित कई पदार्थों का निर्माण किया जाता है एक पात्र में। और बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, आधात्रिय पदार्थ होना चाहिए, टेम्परेचर, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित उत्पाद करने के लिए बायोरिएक्टर हमें ये सभी पदार्थ उपलब्ध कराता है। और इसमें एक विलोडित होज बायोरिएक्टर में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर है। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है, तो सर्वाधिक रूप में उपयोग में आने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है आपके, वह है विलोडित होज, जिसका सबसे ज़्यादा बायोरिएक्टर के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अब बात आई ये विलोडित होज बायोरिएक्टर क्या है, किसे कहते हैं विलोडित होज बायोरिएक्टर। तो इसका मतलब अगर समझे तो यह एक बेलनाकार घुमावदार आधार वाला होता है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। क्या कौन से होते हैं, प्रक्षोभक तंत्र होता है, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र होता है, झाग नियंत्रण तंत्र होता है, ताप नियंत्रण तंत्र होता है, पीएच नियंत्रण तंत्र होता है। ये इसके स्ट्रक्चर में भाग होते हैं, किसके, विलोडक में। और विलोडित होज बायोरिएक्टर दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण विलोडक और एक होता है दंड विलोडक। ये दो विलोडक आपके चाहे जाते हैं, एक तो साधारण विलोडक होता है और दंड विलोडक होता है। साधारण विलोडक जो होता है, विलोडक जो होज बायोरिएक्टर होता है वो इस तरीके का होता है। यह पीएच नियंत्रण ये तो ऊपर लगा होता है, इसमें अम्ल क्षार का आवागमन होता है जहाँ से होता है, ये मोटर होती है, यहाँ से झाग नियंत्रण होता है, लेकिन हमें जो संवर्धन तरल है वो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है और इस तरीके से निर्जमित हवा हमें प्राप्त होती है। ये डायग्राम किसका होता है, साधारण विलोडक का होता है। और ये जो डायग्राम होता है यह दंड विलोडक का होता है। इसमें क्या होता है, एक बीच में दंड विलोडक लगा होता है जो गैसों का क्या करता है, इधर उधर बुलबुले स्थानांतरण करता है, जिससे गैसों में क्या ऑक्सीजन इसमें स्थानांतरण क्षेत्र बढ़ जाता है, बुलबुले बढ़ जाते हैं, जिससे उसका स्थानांतरण क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये दोनों विलोडक का उपयोग बायोरिएक्टर क्षेत्र में किया जाता है। तो बायोरिएक्टर क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। और दंड विलोडक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। होज बायोरिएक्टर क्या होता है, में भी अंतर वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है। कई सारी वस्तुओं को मिश्रित करने की व्यवस्था होती है। यह ऑक्सीजन के भी समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था प्रदान करता है, यानी कि कई ऑक्सीजन के अणुओं को समान रूप से व्यवस्थित करने की व्यवस्था करता है। एक संसाधन कहलाता है अनुप्रवाह संसाधन, जिसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पादों के परिष्करण, यानी कि उत्पादों को स्वच्छ बनाना, जो भी प्रोडक्ट है उसमें अवांछनीय पदार्थों को हटाना, और विपणन से पूर्व उसका पृथक्करण और शोधन किया जाता है। इसके सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ये सारी प्रोसेस जो होती है, कौन कौन सा परिष्करण करना, विपणन करना, उसका पृथक्करण करना, शोधन करना, ये सारे जो भी प्रोसेस होते हैं, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत किए जाते हैं, जिससे अच्छे से अच्छा उत्पाद हमें प्राप्त हो सके, जिसमें उपयोग किया जाता है बायोरिएक्टर का। और बायोरिएक्टर में हम कौन सा विलोडक यूज़ करते हैं, दंड विलोडक। प्रत्येक उत्पाद हेतु सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होता है। यानी कि हमें कैसा भी उत्पाद प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए हमें सबसे मेन है कि हमें उसके परीक्षण की आवश्यकता होती है। और हमें पता है कि बायोरिएक्टर जो है वो अच्छे से अच्छा विलोडक का रूप में किया जाता है, अच्छे से अच्छा यूज़ किया जाता है। और ये जो है ये अनुप्रवाह संसाधन ये क्या करता है, गुणवत्ता भी बनाए रखता है और परीक्षण के प्रत्येक उत्पाद को भिन्न भिन्न रूप से भी निर्मित करता है। तो इस तरीके से हमने किस टॉपिक पे
बारे में चर्चा की। इस तरीके से हमने बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक है, आपके जो चैप्टर था वह हमने डिटेल में बात की है और इस तरीके से हमने उसको पूरे तरह से अच्छी तरीके से समझा है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में बात की है। ये आपके था कंप्लीट।